देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज है और स्क्रीन शेयर है। यस मैम। अच्छा, तो देखो लास्ट दिन हम लोगों ने इलास्ट्रेशन 7 तक किया था और मैंने होमवर्क दिया था इलास्ट्रेशन 8 और 9। ठीक है, तो देखो ये मैंने बोला था तुम लोग खुद से ट्राई करके देख सकते हो आराम से। तो यहाँ पर देखो इलास्ट्रेशन 8 करवाते हैं। इसमें क्या दिया है, इसमें बोला है कि कंसीडर द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ एक्स एंड वाई लिमिटेड एज एट 31 मार्च 2001। अच्छा, क्या दिया हुआ है इसमें, देखो बोल रहा है कि शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, ये सब हमें डिटेल्स मिल जाएगा नोट्स नंबर में जाके। ठीक है, फिर बोला है ट्रेड पेबल, अदर करेंट लाइबिलिटीज, नॉन करेंट एसेट, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, करेंट एसेट में इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, शेयर कैपिटल का डिटेल्स दिया है। देखो शेयर कैपिटल इनका दो तरीका है, इक्विटी एज वेल एज प्रेफरेंस शेयर। फिर बोला है रिजर्व सरप्लस। रिजर्व सरप्लस में क्या क्या रिजर्व एंड सरप्लस है, देखो जनरल रिजर्व है, एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व, इन्वेस्टमेंट अलाउंस और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जिसमें से अगर तुम लोग देखोगे ये है फ्री रिजर्व, ये भी है फ्री रिजर्व, लेकिन ये दोनों रिजर्व कैसा है, इसको बोलते हैं हम लोग स्टैट्यूटरी रिजर्व। स्टैट्यूटरी रिजर्व का मतलब जो अकॉर्डिंग टू लॉ हमें क्रिएट करने के लिए बोला गया है। ठीक है, स्टैट्यूटरी रिजर्व ये दिया हुआ है। देखो एक्सपोर्ट रिजर्व, इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व, इस तरीके के रिजर्व को हम लोग बोलते हैं स्टैट्यूटरी रिजर्व, जो कि लॉ के हिसाब से हमें रूल्स बता दिया जाता है, उतने दिन के लिए हमें बनाना पड़ता है। लॉन्ग टर्म बोरिंग दिया हुआ है 13% डिवेंचर। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में देखो लैंड, बिल्डिंग, प्लांट मशीनरी, फर्नीचर, इन्वेस्टमेंट एट कॉस्ट दिया है। फिर यहाँ पर क्या बोला है, देखो एक्स लिमिटेड टेक्स ओवर वाई लिमिटेड ऑन 1 अप्रैल 2001। इससे ये पता चल गया कि कौन हम लोग का ओल्ड कंपनी और कौन न्यू कंपनी है। बोल रहा है कि एक्स लिमिटेड टेक ओवर वाई लिमिटेड। अच्छा, तो इसका मतलब एक्स लिमिटेड क्या हो गया, न्यू कंपनी। एक्स लिमिटेड क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन में, एक्स लिमिटेड हम लोग का न्यू कंपनी हो जाएगा और वाई लिमिटेड क्या हो जाएगा, ओल्ड कंपनी, क्योंकि एक्स लिमिटेड जो है वो वाई लिमिटेड को टेक ओवर कर रही है। ठीक है, इस तरीके से पॉइंट आइडेंटिफाई करके ही हमें क्वेश्चन करना चाहिए। कब टेक ओवर करिए, 1 अप्रैल 2001 को। एक्स लिमिटेड डिस्चार्ज द परचेस कंसिडरेशन एज बिलोज। ठीक है, तो एक्स लिमिटेड किस तरीके से परचेस कंसिडरेशन जो है डिस्चार्ज करेगी, issued 3,50,000 equity share of 10 each at par to the equity shareholder of the Y Limited। ठीक है, इक्विटी शेयर होल्डर ऑफ द वाई लिमिटेड, वाई लिमिटेड के इक्विटी शेयर होल्डर को क्या देगी, बोल रही है कि इक्विटी शेयर होल्डर को इक्विटी शेयर देगी। तो क्या हो गया, इक्विटी शेयर होल्डर को इक्विटी शेयर देगी और कितना देगी वो भी बता दिया है। ठीक है, कितना देगी, 3,50,000 शेयर 10 रुपीज करके दिया जाएगा। Issued 15% preference share of 100 each to discharge the preference shareholder of Y Limited at 10% premium। मतलब प्रेफरेंस शेयर होल्डर को प्रेफरेंस शेयर दिया जाएगा और कितना दिया जाएगा, बोल रहा है कि जितना भी 15% प्रेफरेंस शेयर ऑफ 100 इज टू डिस्चार्ज द प्रेफरेंस शेयर होल्डर ऑफ वाई लिमिटेड। वाई लिमिटेड में जितने भी प्रेफरेंस शेयर होल्डर है उन सबको पेमेंट कर दिया जाएगा 10% एक्स्ट्रा देके। ठीक है, तो वो जितना भी अमाउंट होगा प्लस 10% देके पेमेंट कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर जो पेमेंट हो रहा है, मतलब जो परचेस कंसिडरेशन है वो कौन से मेथड से होगा, नेट एसेट मेथड की नेट पेमेंट मेथड। नेट पेमेंट मेथड ही हम लोग पहले ट्राई करते हैं, मजबूरी में नेट एसेट मेथड लगाते हैं अगर नेट पेमेंट मेथड एग्जीक्यूट नहीं करता है। नेट पेमेंट मेथड कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, किसको दिया है और कैसे दिया है और कितना दिया है। ठीक है, पेड टू हुम एंड हाउ। अगर हमें ये पता चल जाए कि हम लोग अपने इक्विटी और प्रेफरेंस को क्या दे रहे हैं, कितना दे रहे हैं, तो ऑब्वियसली हमें नेट पेमेंट मेथड कर लेना चाहिए, जो कि इस क्वेश्चन में हमें दिख रहा है कि इक्विटी शेयर होल्डर को क्या दे रहे हैं और कितना दे रहे हैं। दोनों चीजों का आंसर हमें मिल रहा है, क्या दे रहे हैं कितना दे रहे हैं, यानी हम लोग नेट पेमेंट मेथड से इस क्वेश्चन को करेंगे। फिर बोल रहा है द डिवेंचर ऑफ वाई लिमिटेड विल बी कन्वर्टेड इनटू इक्विवेलेंट नंबर ऑफ डिवेंचर ऑफ एक्स लिमिटेड। वाई लिमिटेड के जितने भी डिवेंचर होल्डर है उनको सेम नंबर ऑफ डिवेंचर में कन्वर्ट कर दिया जाएगा एक्स लिमिटेड में। मतलब कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पर चेक करते हैं कितना डिवेंचर था।
देखो 13% डिवेंचर था, ये है एक्स लिमिटेड, ये वाई लिमिटेड। वाई लिमिटेड का जो 350 डिवेंचर है ये पूरा यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है 350, क्योंकि हमें क्वेश्चन में बोला ही है कि वाई लिमिटेड का जितना भी डिवेंचर है उन सभी को डिस्चार्ज कर दिया जाएगा सेम नंबर ऑफ डिवेंचर देके एक्स लिमिटेड में, ये बोला है, ठीक है कि सेम नंबर ऑफ डिवेंचर दे दिया जाएगा एक्स लिमिटेड में। फिर क्या बोल रहा है, देखो बोल रहा है कि यहाँ पर डिवेंचर ऑफ द स्टैट्यूटरी रिजर्व ऑफ वाई लिमिटेड आर टू बी मेंटेन फॉर 2 more years। बोल रहा है जितने भी स्टैट्यूटरी रिजर्व है वो अगले 2 साल के लिए वाई लिमिटेड का एक्स लिमिटेड को मेंटेन करना पड़ेगा। एक्चुअली एक्स लिमिटेड वाई लिमिटेड को टेक ओवर कर रहा है, जो भी स्टैट्यूटरी रिजर्व है, यानी कि यहाँ पर ये 2 स्टैट्यूटरी रिजर्व है, ये 2 स्टैट्यूटरी रिजर्व एक्स लिमिटेड को नेक्स्ट 2 years के लिए मेंटेन करना पड़ेगा। ये कौन बोल रहा है, लॉ। लॉ सबसे बड़ा होता है, लॉ हमें मानना ही पड़ेगा, ठीक है। ऐसा है कि लॉ एस से भी बड़ा होता है, ठीक है, एस और लॉ में मेन लॉ ही होता है। फिर हमें बोला है सो द जर्नल एंट्रीज, हमें जर्नल एंट्री करना है, बैलेंस शीट ऑफ एक्स लिमिटेड दिखाना है आफ्टर एमलगमेशन ऑन द assumption दैट एमलगमेशन इन द नेचर ऑफ इज इन द नेचर ऑफ मर्जर, एमलगमेशन इज इन द नेचर ऑफ परचेज। हमें दोनों तरीके से एमलगमेशन का एंट्री करके दिखाना है। अच्छा, इन द नेचर ऑफ मर्जर और इन द नेचर ऑफ परचेज का मतलब क्या है, अगर तुम लोग भूल गए हम थोड़ा सा यहाँ बताते हैं। देखो यहाँ पर जब मैंने तुम लोग को सिखाया था कि एमलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर क्या होता है, परचेज तो अभी तक हम लोग जो भी क्वेश्चन कर रहे हैं परचेज का ही करते हुए आ रहे हैं। इसमें क्या क्या कंडीशन फुलफिल होना चाहिए, पहला कंडीशन सारे एसेट टेक ओवर होना चाहिए बुक वैल्यू पे। तो इसका मतलब एक्स लिमिटेड को वाई लिमिटेड का सभी एसेट टेक ओवर करना पड़ेगा बुक वैल्यू पे, ठीक है। अब तुम लोग सोचोगे यहाँ तो क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं बोला है, बिल्कुल बोला नहीं है, लेकिन ऐसा भी तो नहीं बोला है कि बुक वैल्यू में टेक ओवर नहीं होगा। और वैसे भी हमें क्वेश्चन में बोल दिया है कि ये एजम्पशन के साथ क्वेश्चन को सॉल्व करना है कि ये एमलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर भी है परचेज भी है, तो हम लोग क्वेश्चन करेंगे। हमें अगर क्वेश्चन करने बोल रहा है कि सेम क्वेश्चन को दोनों तरीके से करो, तो हम लोग सेम क्वेश्चन को दोनों तरीके से ही करेंगे, एजम्पशन के साथ करना है। मतलब ये मान के चलो कि ये इन द नेचर ऑफ मर्जर है। नॉर्मली मर्जर के क्वेश्चन में हमें क्या देखना पड़ता है, 5 कंडीशन हमें देखना पड़ता है। ये देखो पहला कंडीशन क्या है, हमें देखना पड़ता है कि सारे एसेट टेक ओवर हो रहा है कि नहीं, सारे लायबिलिटीज टेक ओवर हो रहा है कि नहीं, और जितने भी रिजर्व्स है, कैपिटल हो, रेवेन्यू हो, स्टैट्यूटरी रिजर्व, वो सारे टेक ओवर हो रहा है कि नहीं, और सभी बुक वैल्यू पे होने चाहिए, ठीक है। ये 3 कंडीशन तो दिख रहा है। तो देखो इस क्वेश्चन में ना तो हमें ये बोला है कि एसेट और लायबिलिटी ऑल टेकन ओवर होगा, ना तो बोला है टेकन ओवर ऑल नहीं होगा। इसका मतलब नॉर्मल सा बात है कि हमने मर्जर करने बोला है, तो हम लोग ये असम्पशन लेंगे कि सारे लायबिलिटी, सारे एसेट एंड सारे रिजर्व जो है वो टेक ओवर हो रहा है। ये 3 कंडीशन, और उसके बाद और भी 2 कंडीशन होता था यहाँ पर। ये देखो यहाँ पर ये 3 कंडीशन हो रहा है। और हाँ, एक चीज याद रखना है कि अगर हम लोगों का बिजनेस का एसेट और लायबिलिटी टेक ओवर करने पे जो भी बैलेंस आता था वो हम लोग कैसे दिखाते थे, रिजर्व में दिखाते थे, ठीक है, रिजर्व में दिखाते थे। और भी एक कंडीशन था, इक्विटी शेयर होल्डर को हमें इक्विटी शेयर ही देना पड़ेगा, ठीक है, वो कंडीशन भी यहाँ पर फुलफिल हो रहा है, इक्विटी शेयर होल्डर को हमें इक्विटी शेयर ही देना पड़ेगा। तो ये कुछ कंडीशंस देखो मैंने यहाँ पर लिखवाया था। ये देखो, ऑल एसेट एंड लायबिलिटीज ऑफ द वेंडर कंपनी शुड बी टेकन ओवर बाय परचेसिंग कंपनी, ऑल एसेट एंड लायबिलिटीज ऑफ वेंडर कंपनी शुड बी टेकन एट बुक वैल्यू, बुक वैल्यू पे टेक ओवर होना चाहिए। फिर 90% ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर ऑफ द वेंडर कंपनी शुड एग्री टू बिकम द इक्विटी शेयर होल्डर ऑफ द परचेसिंग कंपनी। कम से कम 90% लोग जो है इक्विटी शेयर होल्डर वो नए कंपनी में आने चाहिए। यहाँ पर तो सभी को जो है परचेस कंसिडरेशन दिया जा रहा है, मतलब 100% लोग मान रहे हैं। और परचेस कंसिडरेशन जो डिस्चार्ज होगा, कंसेंटिंग शेयर होल्डर ऑफ वेंडर कंपनी शुड ओनली इन द फॉर्म ऑफ इक्विटी शेयर ऑफ परचेसिंग कंपनी। मतलब हमें क्या करना है, इक्विटी शेयर होल्डर को सिर्फ और सिर्फ इक्विटी शेयर होल्डर ही इक्विटी शेयर ही दे सकते हैं। प्रेफरेंस शेयर होल्डर को हम लोग कुछ भी दे सकते हैं, इक्विटी शेयर हो, प्रेफरेंस शेयर हो। और पुराना बिजनेस जो है, द बिजनेस ऑफ द वेंडर कंपनी शुड बी इंटेंडेड टू बी कैरिड ऑन बाय द परचेसिंग कंपनी। मतलब जो भी हमारा ओल्ड बिजनेस है वो कंटिन्यू होना चाहिए। ये सब एजम्पशन फुलफिल होने पे हम लोग मर्जर पे क्वेश्चन कर सकते हैं। ये तो मैंने तुम लोग को एक बार रिकॉल करने के लिए बता दिया। यहाँ अगर मर्जर का कंडीशन नहीं दिया हुआ रहता तो हमें ढूंढना पड़ता कि ये इन द नेचर ऑफ मर्जर है कि परचेज है। बाकी इस क्वेश्चन को हमें दोनों मेथड से करने के लिए बोला है, तो हम लोग दोनों मेथड से करेंगे, ठीक है।
अच्छा, सबसे पहले परचेज कंसिडरेशन निकालेंगे। परचेज कंसिडरेशन ये मेथड के लिए भी जो एप्लीकेबल है, ये मेथड के लिए भी सेम एप्लीकेबल है, बस इसका जो जर्नल एंट्री है वो अलग है, इसका जर्नल एंट्री अलग है, हर जगह पे नहीं, थोड़ा थोड़ा अलग होगा, ठीक है। अब देखो हम लोग सबसे पहले निकालेंगे परचेज कंसिडरेशन। इलास्ट्रेशन 8, कैलकुलेशन ऑफ, पहला वर्किंग नोट, कैलकुलेशन ऑफ परचेज कंसिडरेशन। यहाँ पर कॉलम का नाम दे दो पेड टू whom, पेड, व्हाट टू पेड, ठीक है, और वर्किंग्स, और यहाँ पर हो जाएगा अमाउंट। तो किसको पे किया जा रहा है? इक्विटी शेयर होल्डर ऑफ वाई लिमिटेड को पे किया जाएगा। क्या पे किया जाएगा? इक्विटी शेयर। कैसे पता चल रहा है? क्वेश्चन ही हमें बोल रहा है, ठीक है। उसके बाद प्रेफरेंस शेयर ऑफ वाई लिमिटेड, प्रेफरेंस शेयर, इक्विटी शेयर होल्डर, प्रेफरेंस शेयर होल्डर ऑफ वाई लिमिटेड, इनको क्या पे किया जाएगा? प्रेफरेंस शेयर। इक्विटी शेयर ऑफ किस कंपनी का? एक्स लिमिटेड का। प्रेफरेंस शेयर ऑफ एक्स लिमिटेड का, चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हैं। अच्छा, अब कैसे पेमेंट किया जाएगा? बोल रहा है 3,50,000 इक्विटी शेयर 10 ईच एट पर, तो 3,50,000 नंबर ऑफ इक्विटी शेयर इंटू 10 करके अमाउंट हो जाएगा 35 लाख। और यहाँ पर 15% प्रेफरेंस शेयर दिया जाएगा ऑफ 100 इज टू डिस्चार्ज द प्रेफरेंस शेयर ऑफ वाई लिमिटेड। अच्छा, 100 रुपीज करके एक एक प्रेफरेंस शेयर दिया जाएगा। अच्छा, वाई लिमिटेड का कितना प्रेफरेंस शेयर था पहले यहाँ पर देखना पड़ेगा। वाई लिमिटेड का 17, यहाँ पर 17 लाख प्रेफरेंस शेयर था, तो इनको 17 लाख प्रेफरेंस शेयर्स को डिस्चार्ज करने का मतलब हो जाता है, देखो 17 लाख का मतलब 1700 डिवाइडेड बाय 100 करने से हो जाता है यहाँ पर 17,000 नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर, नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। तो इतने प्रेफरेंस शेयर को डिस्चार्ज करना है, बोल रहा है कि सभी को डिस्चार्ज कर दिया जाएगा 10% प्रीमियम में। मतलब एक एक जन को कितना रुपीस दिया जाएगा? 110, क्योंकि एक शेयर 100 का था, अगर डिस्चार्ज प्रीमियम में होगा तो सभी को दिया जाएगा 110, ठीक है। तो यहाँ पर कैसे कर सकते हैं? इसको कर दो इंटू 110%, तो आंसर आ जाएगा। ये देखो 17 लाख, एक सेकंड, 17 लाख इंटू 110%, 18,70,000, 18,70,000, ठीक है। अब ये दोनों का टोटल कर लेते हैं, 53,70,000, ठीक है। तो ये हो गया। अच्छा, अब देखो ये वाला ऐसे भी लिख सकते हो या फिर ऐसे भी किया जा सकता है, जैसे मैंने समझाया, नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स कितना है? 17,000 इंटू 110 करने से भी सेम आंसर आएगा। ये देखो 18,70,000 ही आ जाएगा, ठीक है, जैसा करना चाहो। और ऐसे भी कर सकते हैं, मतलब एक तो मैंने क्या किया, कैपिटल में डायरेक्ट 110% लगा दिया, क्योंकि 17 लाख के बदले हमें 18,70,000 देना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग डिस्चार्ज प्रीमियम में कर रहे हैं। या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि 17,000 नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स को हमें 110 करके देना पड़ेगा। तो ये हम लोग का क्या निकल के आ गया? परचेज कंसिडरेशन, ठीक है। तो परचेज कंसिडरेशन कैलकुलेट हो गया। अब हम लोग एक एक करके एंट्री कर सकते हैं, ठीक है। हमें दोनों तरीके से करने बोला है, इन द नेचर ऑफ मर्जर और इन द नेचर ऑफ परचेज। तो पहले हम लोग करेंगे एमलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर। पहला क्वेश्चन हम लोग यही वाला करेंगे। पॉइंट ए, एमलगमेशन इन द नेचर ऑफ, इन द नेचर ऑफ मर्जर।
अब मर्जर यानी पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड, तो उसका पूरा हमें ध्यान रखना है कि मर्जर में क्या क्या होता है, उसी के अकॉर्डिंग हमें एंट्री करना है। सबसे पहला एंट्री क्या होता है, बिजनेस परचेज का, ठीक है, जैसे हमारा इन द नेचर ऑफ परचेज में भी होता है। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, बिजनेस मर्जर लिख सकते हैं, परचेज लिखने से भी होता है लेकिन ये ज्यादा बेटर रहेगा। बिजनेस मर्जर, अगर मर्ज होता है तो लिखना पड़ेगा मर्जर, बिजनेस मर्जर अकाउंट डेबिट टू लिक्विडेटर ऑफ, टू लिक्विडेटर ऑफ वाई लिमिटेड, वैल्यू हो जाएगा 53,70,000। देखो ये वाला एंट्री होना चाहिए पहले बिजनेस मर्जर का। यहाँ तो मैंने ऐसे टेक ओवर का दिखाया, कोई बात नहीं, यहाँ पर देखो दूसरे जगह पे भी देख सकते हैं हम लोग। इसमें देखो बिजनेस, अच्छा बीच में कोई और एक जैम बोर्ड होगा जो मुझे नहीं दिख रहा है, चलो कोई बात नहीं। बिजनेस मर्जर, सबसे पहले बिजनेस हम लोग ले रहे हैं तो इसका एंट्री होना चाहिए बिजनेस मर्जर अकाउंट डेबिट टू, अब परचेस होता तो बिजनेस परचेस हो जाता। अब नेक्स्ट वाला भी करेंगे तो तुम लोग को डिफरेंस और भी अच्छे से दिखेगा, ठीक है। नैरेशन हम नहीं लिख रहे हैं कि नैरेशन तुम लोग लिख लोगे, ये मान के हम कर रहे हैं। ये देखो जैसे यहाँ पर क्या ना, बिजनेस परचेज लिखा है इन्होंने, मर्जर भी लिख सकते हो, मैंने पहले ही बोला कि परचेज भी लिखा जा सकता है लेकिन मर्जर है तो मर्जर लिखोगे तो ज्यादा बेटर होगा। तो बिजनेस मर्जर अकाउंट डेबिट टू लिक्विडेटर ऑफ वाई लिमिटेड। अब ये देखो बीइंग कंसीडरेशन पेबल, ये जो है नैरेशन ये कर सकते हैं, ठीक है, हम मान लेते हैं कि तुम लोग नैरेशन खुद से लिख लेगो, इस हिसाब से हम कर रहे हैं। उसके बाद क्या होगा, सारे एसेट्स, अब ये जो परचेज हुआ है, परचेज में क्या होगा, हम लोग एसेट्स और लाइबिलिटीज को टेक ओवर करेंगे क्योंकि मर्जर कर रहे हैं। तो मर्जर के रूल्स क्या है कि सभी एसेट टेक ओवर होंगे, ऑल एसेट, और वो भी बुक वैल्यू में। तो देखते हैं वाई लिमिटेड का क्या क्या एसेट है। यहाँ से एसेट स्टार्ट होता है, सबसे पहले है पीपीई, पीपीई का नोट बना हुआ है तो पीपीई के नोट में जाएंगे और देखेंगे क्या क्या एसेट है। लैंड बिल्डिंग है, लैंड बिल्डिंग ये पूरा लिखना पड़ेगा, ठीक है, सभी बुक वैल्यू में जाएगा क्योंकि मर्जर है। तो सबसे पहले लिखेंगे लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट, हम शॉर्ट में लिख रहे हैं, ठीक है, नहीं तो बहुत सारा चीज लिखना पड़ेगा, टाइम नहीं मिलेगा। लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट 1550, और उसके बाद ना 3 जीरो है, ये देखो यहाँ पर देख सकते हो 3 जीरो यहाँ पर है, हजार के बेसिस पे लिखा हुआ है तो हम लोग वैसे ही लिखेंगे 15,50,000। उसके बाद प्लांट एंड मशीनरी 17 लाख। अच्छा फिर नेक्स्ट एसेट क्या है, फर्नीचर 3,50,000, फर्नीचर 3,50,000। सब ऐसे टेक ओवर हो रहा है तो डेबिट होगा, इसीलिए सब डेबिट हो रहा है। वैसे भी देखो मैंने जब एंट्री बताया था तब देखो एंट्री क्या हुआ था, ये देखो एसेट अकाउंट डेबिट, ठीक है, तो हम लोग इंडिविजुअली नाम लिख के कर रहे हैं। फर्नीचर के बाद नेक्स्ट क्या है, पीपी के बाद नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे बैलेंस शीट में, देखो हम लोगों ने पीपी पूरा टेक ओवर कर लिया। नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट पॉइंट नंबर 5 में है, तो देखते हैं 5 में क्या लिखा हुआ है। एक ही आइटम है इन्वेस्टमेंट, तो यहाँ पर लिख देते हैं इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट। अच्छा इन्वेस्टमेंट कितने का है, इन्वेस्टमेंट है 5 लाख। अच्छा इन्वेस्टमेंट के बाद देखते हैं नेक्स्ट क्या है, करेंट एसेट है, ठीक है, करेंट एसेट में है इन्वेंट्रीज 9,50,000, यहाँ पर लिखते हैं नेक्स्ट पॉइंट पेज में लिखते हैं इन्वेंट्रीज। इन्वेंट्री 9,50,000। अच्छा इन्वेंट्री के बाद ट्रेड रिसीवेबल 10,30,000, 10,30,000। ट्रेड रिसीवेबल के बाद कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, सभी ऐसे टेक ओवर होते हैं मर्जर में, तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 5,20,000, 5,20,000। अब लेना पड़ेगा सभी लाइबिलिटी, तो लाइबिलिटी लेने से क्रेडिट होगा तो 2 लाइबिलिटीज होना चाहिए। अच्छा लाइबिलिटी में क्या क्या जाएगा, देखो लाइबिलिटी में आ जाएगा हम लोगों का यहाँ पर, ये देखो यहाँ से स्टार्ट करते हैं,
नॉन करेंट लॉन्ग टर्म बोरिंग से स्टार्ट करते हैं, रिजर्व भी सारे लेने पड़ेंगे, तो या तो ट्रेड पेबल इससे भी स्टार्ट कर सकते हैं, नीचे से चलते हैं, टू अदर करेंट लाइबिलिटी टू ट्रेड पेबल ऐसे लिखते हैं, एक लाइन जगह रख देते, पता नहीं डेबिट में बैलेंस आएगी क्रेडिट में, टू अदर करेंट लाइबिलिटी, टू अदर करेंट लाइबिलिटी है 1,50,000, टू अदर करेंट लाइबिलिटी, उसके बाद टू ट्रेड पेबल 3,50,000, 3,50,000, टू ट्रेड पेबल 3,50,000। लॉन्ग टर्म बोरिंग पॉइंट नंबर 3, लॉन्ग टर्म बोरिंग में देखते हैं 13% डिवेंचर ऑफ 100 ईच, तो ये लिख लेते हैं, टू 13% डिवेंचर, टू 13% डिवेंचर 3,50,000, 3,50,000। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं क्या है, लॉन्ग टर्म बोरिंग लिख लिया, रिजर्व सरप्लस, क्योंकि हम लोग एमलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर कर रहे हैं, तो रिजर्व सरप्लस भी हमें टेक ओवर करना पड़ेगा, तो 2 नंबर पॉइंट पे जाके देखेंगे रिजर्व सरप्लस क्या क्या है। अच्छा, रिजर्व सरप्लस में है हम लोगों का जनरल रिजर्व, एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व, इन्वेस्टमेंट अलाउंस और पीएल, सारे चीज टेक ओवर करने पड़ेंगे, तो सबसे पहले लिखेंगे टू जनरल रिजर्व। अच्छा, जनरल रिजर्व कितना है 2,50,000, टू एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व, एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व है हम लोग का 2 लाख। अच्छा, इसके बाद है इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व, इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व, इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व का वैल्यू है हम लोग का 1 लाख, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये वैल्यू है 5 लाख। ठीक है, तो देखो ऑल एसेट्स एंड ऑल लाइबिलिटीज एंड ऑल रिजर्व्स, देखो इसके साथ मैच करते जाओ, यहाँ पर देखो ऑल एसेट्स, ऑल लाइबिलिटीज, ऑल रिजर्व्स टेक ओवर होगा, लेकिन यहाँ पर हम लोगों ने क्या क्या टेक ओवर कर लिया, अगर बैलेंस शीट के तरफ देखोगे तो एसेट तो पूरा ही टेक ओवर हो चुका है, लाइबिलिटीज भी पूरा टेक ओवर हो चुका है, कुछ बाकी अगर है तो वो तो है शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल टेक ओवर नहीं होता है, उनको पे किया जाता है, जब मैंने मर्जर वाला सब पॉइंट बताया था तब मैंने ये सारी चीजों को कंसेप्ट के साथ बताया था। ठीक है, तो वो तो पे किया जाता है उनको, उनको तो टेक ओवर हम लोग नहीं करते, उनको पे करके दूसरे कंपनी का ओनर बनाते हैं, मतलब जो परचेजिंग कंपनी वो अपने कंपनी में उन्हें लेती है। अच्छा, अब बिजनेस मर्जर जो है डेबिट हुआ था, वही बिजनेस मर्जर क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा, टू बिजनेस मर्जर, टू बिजनेस मर्जर बोल के 53,70,000 हो जाएगा, इसका नरेशन होगा बीइंग एसेट एंड लाइबिलिटीज टेक ओवर। अब हमें देखना पड़ेगा कि टेक ओवर करने के बाद हमारा जो मतलब कॉन्ट्रैक्ट जो मतलब हम लोगों ने जो कॉन्ट्रैक्ट किया, जो डीलिंग्स किया, वो प्रॉफिटेबल है कि लॉस में है, तो देखो 15,50,000, ठीक है, प्लस यहाँ पर 1,700 प्लस 350 प्लस 510, कितने का ऐसे टेक ओवर हो रहा है वो चेक कर रहे हैं, प्लस 950 प्लस 1030 प्लस 520, तो 6,610। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर देखते हैं 150 प्लस 350 प्लस 350 प्लस 250 प्लस 200 प्लस 100 प्लस 500, तो ये हो गया 1900 का हमारा लाइबिलिटी हुआ, तो नेट एसेट कितना हो गया -6610। ठीक है, तो नेट एसेट हो गया 4710 का, और बदले में हम लोग दे रहे हैं 5370। ठीक है, तो इसका मतलब हम लोगों ने एक्स्ट्रा पेमेंट किया है, हमें नेट एसेट तो मिल रहा है 4710 और हम लोग पेमेंट कर रहे हैं इनको 5370, परचेज कंसिडरेशन आया, मतलब 660 का हम लोग जो है
एक्स्ट्रा पेमेंट कर रहा है, ये 670 होना चाहिए, शायद मेरा माइनस कुछ गलत हो गया, देख लेते हैं फिर से। 5370 माइनस 6610, सॉरी, माइनस 4710, 660। तो ये 6610 माइनस 1900, 4710 ही आ रहा है। अच्छा, एक बार एसेट का टोटल देखते हैं कितना है। सिक्स सिक्स डबल जीरो 6600 होगा, तो मेरा 10 कुछ गलत आ गया होगा, देख लेते हैं एक बार। एक बार फिर से ऐड करके चेक। 1550 प्लस 1700 प्लस 350 प्लस 500 प्लस 950 प्लस 1030 प्लस 520, 6600। हाँ, तब मेरा कुछ गलत आया था, 6600 आ रहा था, मैंने 1 एक्स्ट्रा लिख दिया था। और यहाँ पर 150 प्लस 350 प्लस 350 प्लस 250 प्लस 200 प्लस 600, 1900, 4700 और माइनस प्लस 5370, 670 आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब 670 हम लोग का इधर बैलेंस आ रहा है। मतलब क्या हुआ कि नेट एसेट हम लोग इतना टेक ओवर कर पा रहे हैं, बदले में पेमेंट कर रहे हैं 5370, एक्स्ट्रा पेमेंट कर रहे हैं। एक्स्ट्रा पेमेंट करने से हम लोग के लिए नॉर्मली हम लोग बोलते हैं कि गुडविल, लेकिन मर्जर के केस में एक्स्ट्रा होने से उसे क्या लिखा जाता है, ये देखो मैंने लिखवा रखा है, तुम लोग को रिजर्व लिखना पड़ता है। ठीक है, एक्स्ट्रा पेमेंट करने से उसे हम लोग नाम देते हैं रिजर्व बोल के। तो यहाँ पर लिखेंगे, हम दूसरे कलर से लिख के दिखा देते ताकि याद रहे, रिजर्व लिखना पड़ेगा। रिजर्व अकाउंट डेबिट बैलेंसिंग फिगर 670, मतलब 6,70,000। ठीक है, ये कंडीशन हुआ। तो 2 एंट्री हम लोगों ने लिख लिया। पहला एंट्री क्या, बिजनेस मर्जर हो रहा है उसका, उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पर लिख लिया है टू लिक्विडेटर ऑफ वाई लिमिटेड, फिर उसके बाद एसेट टेक ओवर किया, और ये जितने भी लाइबिलिटीज है टेक ओवर किए, फिर चेक किया हम लोग के बिजनेस में प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। ठीक है, मतलब प्रॉफिट लॉस नहीं, इन द सेंस कि हम लोगों ने जो ट्रांजैक्शन किया, क्या हम लोगों ने उसमें ज्यादा पेमेंट किया या कम पेमेंट किया, तो ज्यादा पेमेंट किया इसलिए हम लोग का रिजर्व डेबिट हो गया। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग क्या लिखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट में नेक्स्ट एंट्री नंबर 3। अब कैसे हम लोग लिक्विडेटर को पेमेंट कर रहे हैं, इक्विटी शेयर होल्डर को इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को प्रेफरेंस शेयर। तो इसका एंट्री क्या होगा, ऐसे हो जाए, लिक्विडेटर ऑफ वाई लिमिटेड अकाउंट डेबिट 53,70,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर होल्डर को कितने इक्विटी शेयर कैपिटल, 35 लाख और 18,70,000, ये हो गया 35 और 18,70,000। ठीक है, इसमें हम लोग कुछ प्रीमियम वाला नहीं दिखाएंगे। ये जो 110 है ना, ये 10% पेमेंट के लिए हम लोगों ने प्रीमियम पे किया है, इशू के केस में नहीं किया है। 110 में 10 जो प्रीमियम का वैल्यू है वो फॉर इशू नहीं है, वो फॉर रिडेम्पशन पर्पस है। अगर ये इशू पर्पस में होता कि ये 110 का शेयर हम लोगों ने इशू किया होता, तब यहाँ पर 100 रुपीज कैपिटल से एंट्री होता, 10 रुपीज प्रीमियम से एंट्री होता। लेकिन ये 110 इशू पर्पस का नहीं है, ये 110 रिडेम्पशन का है। ये देखो यहाँ पर हम फिर से एक बार बता देते हैं, यहाँ पर बोला है कि शेयर कितने का दिया जाएगा, 100 का ही दिया जाएगा, लेकिन कितना डिस्चार्ज कितना होगा, बोल रहा है कि 10% प्रीमियम में डिस्चार्ज करेंगे। ठीक है, मतलब पहले
वाई लिमिटेड में जिन्होंने 100 रुपए का प्रेफरेंस शेयर कैपिटल लिया था उन्हें अभी 110 दिया जाएगा, लेकिन जो शेयर इशू कर रहा है एक्स लिमिटेड उसमें कोई प्रीमियम नहीं है, वो पर वैल्यू पे ही हो रहा है, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर कोई कैपिटल का एंट्री नहीं, सॉरी प्रीमियम का एंट्री नहीं होगा, इस बात का हमेशा ध्यान रखो नहीं तो गलत हो जाएगा। ये वाला जो है, ये जो प्रीमियम है ये फॉर रिडेम्पशन पर्पस है, रिडेम्पशन का प्रीमियम है, इशू का प्रीमियम नहीं है। अच्छा फिर नेक्स्ट एंट्री करते हैं। और एक पॉइंट बोला था कि डिवेंचर होल्डर को सेम नंबर ऑफ डिवेंचर दे दिया जाएगा, तो डिवेंचर 13%, डिवेंचर वाई लिमिटेड का डिवेंचर कैंसिल हो जाएगा टू 13% डिवेंचर, और इन्हीं डिवेंचर होल्डर को एक्स लिमिटेड का डिवेंचर होल्डर बना दिया जाएगा। अच्छा अब देखते हैं कितना था, 3,50,000 था मुझे जितना याद आ रहा है। हाँ ये रहा 3,50,000 का डिवेंचर कैंसिल होगा और 3,50,000 का ही डिवेंचर बन जाएगा एक्स लिमिटेड में, क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा बोल रहा है इक्विवेलेंट नंबर ऑफ डिवेंचर ऑफ एक्स लिमिटेड, ठीक है। अच्छा अब नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट बैलेंस शीट बनाएंगे, एंट्री सारा कंप्लीट हो चुका है। बैलेंस शीट ऑफ एक्स लिमिटेड, पर्टिकुलर्स, नोट्स, और इधर अमाउंट। अच्छा बैलेंस शीट में क्या क्या लिखना पड़ेगा, तो हम लोग ये पुराने वाले बैलेंस शीट को देख के ही लिख सकते हैं। सबसे पहले इक्विटी लायबिलिटी शेयर होल्डर्स फंड, शेयर होल्डर्स फंड, इसके अंदर दो आएगा, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, 1 2। अच्छा इसके बाद रिजर्व सरप्लस के बाद यहाँ पर नॉन करेंट लाइबिलिटीज लॉन्ग टर्म बोरिंग, नॉन करेंट लाइबिलिटीज मैंने ऐसे लिख दिया ताकि जल्दी हो, यहाँ पर लिखेंगे लॉन्ग टर्म बोरिंग 3। अच्छा यहाँ पर थर्ड नंबर पे देखते हैं, थर्ड नंबर पे है करेंट लाइबिलिटीज, उसमें दो आइटम है, ट्रेड पेएबल और अदर करेंट लाइबिलिटीज। ट्रेड पेएबल्स और अदर करेंट लाइबिलिटीज। बस यहाँ पर हम लोग का लाइबिलिटी क्लोज हो जाएगा, इसके बाद इधर एसेट, एसेट में पहला नॉन करेंट एसेट, इसमें था पीपीई, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, मैंने जस्ट पीपीई लिख दिया, पीपीई का नोट देना पड़ेगा, पीपीई का नोट नंबर 6 हो जाएगा। नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट,
करेंट एसेट, करंट एसेट में इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। 8, 9, 10 हो गया। अब हमें एक एक करके नोट्स बनाना पड़ेगा। नोट्स टू अकाउंट्स। नोट नंबर पहला, पर्टिकुलर्स, डिटेल्स यहाँ पर लिखेंगे और दो अमाउंट का कॉलम बना लेंगे। अमाउंट, अमाउंट। अच्छा, पहला हमारा शेयर कैपिटल अकॉर्डिंग, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं, देखो शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल, ठीक है। एक्स लिमिटेड का पहले से इक्विटी शेयर कितना था? एक्स लिमिटेड का पहले से इक्विटी शेयर था, यहाँ पर देखो 50 लाख, ठीक है। और यहाँ पर नया कितना इक्विटी शेयर इशू हुआ वो हम लोग यहाँ पर एंट्री देखने से समझ सकते हैं। ये देखो नया इक्विटी शेयर इशू हुआ है 35 लाख, ठीक है। तो 35 लाख और यहाँ पर हो गया 50 लाख, मतलब ये देखो 35 लाख, मतलब 2 जीरो और 50 और 2 जीरो, मतलब 8500, ठीक है। 8500 ये आंसर होना चाहिए। तो यहाँ पर लिख देते हैं 3500 प्लस 500 एट द रेट ऑफ 10 ईच। तो इसका वैल्यू बन जाता है हम लोग का टोटल करके। अच्छा, अगर हम लोग इसको भी बना देते हैं इन थाउजेंड में, ये पूरा ही बैलेंस शीट अगर हम लोग इन थाउजेंड में बना लेते हैं तो हमारे लिए कैलकुलेशन करना आसान हो। अमाउंट को इन थाउजेंड में कर दिया ताकि जो भी एग्जिस्टिंग बैलेंस शीट है उसके साथ ऐड ऑन करके लिखने में आसानी रहे। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया 8500, ठीक है। अच्छा, इसके बाद इक्विटी शेयर कैपिटल, अच्छा ये दोनों को तो ऐड करके भी लिखना है मुझे। एट द रेट ऑफ 10 each, ठीक है। अब प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल पहले से कितना था? पहले से था 14%, 2200। तो यहाँ पर लिखते हैं 14% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। और नया जो प्रेफरेंस शेयर इशू हुआ है, नया प्रेफरेंस शेयर जो इशू हुआ है वो है 18,70,000। और ये कितना परसेंटेज का इशू हुआ है? यहाँ पर परसेंटेज सेम है कि नहीं देखते हैं, 15% का, एट द रेट ऑफ 100 each, एट द रेट ऑफ 100 each। अच्छा, ये हम लोग का हो रहा है 18,700, 18,700 और दोनों को ऐड करने से 1870 होना चाहिए, क्योंकि हमारा 3 जीरो हट जाएगा। तो 3 जीरो हटने से 1870 हो, एक ही जीरो आएगा। 2200 प्लस 1870, तो टोटल हो गया 4070 प्लस 8500, 12570, 12570। ये हो गया हम लोग का टोटल वैल्यू ऑफ शेयर कैपिटल। टोटल वैल्यू ऑफ शेयर कैपिटल ये यहाँ पर लिख देते हैं 12,570। अच्छा, नेक्स्ट लिखेंगे हम लोग रिजर्व सरप्लस। नोट नंबर 2।
रिजर्व सरप्लस में देखते हैं कैसे लिखना पड़ेगा। देखो रूल्स क्या है, पहले एक्स के पास कितना था वो लिखेंगे, फिर उसमें ऐड करेंगे। यहाँ पर जनरल रिजर्व ऑफ एक्स लिमिटेड, जनरल रिजर्व ऑफ एक्स लिमिटेड 500। और एंट्री देखो क्या जनरल रिजर्व टू कवर हुआ है, क्योंकि एंट्री के बेसिस पे तो हमारा बैलेंस शीट का वैल्यू चेंज होगा, बिल्कुल हुआ है। ये देखो यहाँ पर टू जनरल रिजर्व 250, तो यहाँ पर ऐड हो जाएगा क्योंकि सारे रिजर्व ही टेक ओवर हुए हैं, ऐड हो जाएगा जनरल रिजर्व ऑफ वाई लिमिटेड, यहाँ पर हो जाएगा 250। तो टोटल जनरल रिजर्व हो जाएगा हम लोग का 750, ठीक है। और यहाँ पर जो रिजर्व क्रिएट हुआ है ना, ये देखो यहाँ पर जो रिजर्व क्रिएट हुआ है ये हमें एडजस्ट करना पड़ता है एमलगमेशन एडजस्टमेंट रिजर्व से। ये देखो ये जो रिजर्व क्रिएट हुआ है, क्योंकि यहाँ भी रिजर्व है, तो एक्चुअली उस रिजर्व को क्या करना पड़ता है, हमें एडजस्ट करना पड़ता है, ठीक है। कैसे एडजस्ट कर सकते हैं, फ्री रिजर्व ऑफ परचेसिंग कंपनी, जो कंपनी परचेस कर रही है उसके पास अगर फ्री रिजर्व पड़ा है, फ्री रिजर्व ऑफ वेंडर कंपनी, या फिर कैपिटल रिजर्व में कोई बैलेंस है तो उससे वो एडजस्ट कर सकती है। मतलब एक्चुअली हो क्या रहा है, देखो यहाँ पर यहाँ भी रिजर्व है, और यहाँ पर जैसे इसको जनरल रिजर्व भी लिख सकते हैं, इसको चाहो तो जनरल रिजर्व भी लिख सकते हैं, या फिर सिर्फ रिजर्व भी लिख सकते हैं। तो इस रिजर्व को हमें एडजस्ट कर लेना पड़ता है, ठीक है, बाकी यहाँ पर जो भी रिजर्व है उससे। तो कौन कौन से रिजर्व से एडजस्ट हो सकता है, फ्री रिजर्व और परचेजिंग या वेंडर कंपनी, और बैलेंस इन कैपिटल रिजर्व जो होगा उससे हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर वही चीज बोला है। और इसका ट्रीटमेंट कैसे होगा, ये देखो एमलगमेशन एडजस्टमेंट टू स्टैट्यूटरी, और स्टैट्यूटरी रिजर्व को हम लोग एमलगमेशन एडजस्टमेंट से जो है एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी यहाँ पर हम लिख देते हैं इसको, जनरल रिजर्व ले लिया, लेस कर देते हैं यहाँ पर एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट फॉर एमलगमेशन। फ्री रिजर्व से कर सकते हैं, यही पढ़ा था हम लोगों ने, तो जनरल रिजर्व तो फ्री रिजर्व ही होता है। तो 670 यहाँ से एडजस्ट कर लेंगे जो हमारा एक्स्ट्रा पेमेंट था। तो ये माइनस कर देने से ये नेगेटिव में आएगा कि पॉजिटिव, पॉजिटिव में ही आ रहा है। 67 68 कितना होगा, 75 माइनस 67 80 80 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा अब इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट कौन सा रिजर्व टेक ओवर होगा, देखो एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व। तो इसका पहले से जितना था प्लस इसमें 200 मर्ज हो गया। एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व ऑफ एक्स लिमिटेड, एक्स लिमिटेड अपना तो लिखेगी जितना था, प्लस उसमें एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व ऑफ वाई लिमिटेड, वाई लिमिटेड का टेक ओवर किया है तो वो भी एड ऑन हो जाएगा। तो बैलेंस शीट में अभी हो जाएगा 500 का एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व। अच्छा इसके बाद आ जाएगा देखो इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व, इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व ऑफ एक्स लिमिटेड। और यहाँ पर इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व एक्स लिमिटेड का अच्छा था नहीं, जीरो था, ठीक है। तो चलो एक्स के जगह वाई लिख लेते हैं क्योंकि एक्स लिमिटेड का था ही नहीं, तो आउटर कॉलम में लिख देंगे 100, ठीक है, आउटर कॉलम में लिख देंगे 100। प्रॉफिट एंड लॉस 750 प्लस 500, प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ एक्स लिमिटेड 750, प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ वाई लिमिटेड 500, 750 और 500 यहाँ पर हो जाएगा 1250। तो ये पूरा ऐड करने से रिजर्व सरप्लस पता चलेगा। 80 और 600, 680 प्लस 1250 1930, 1930 हम लोग का हो गया रिजर्व एंड सरप्लस का वैल्यू, ठीक है। यहाँ पर क्या पॉइंट याद रखना था कि हम लोगों का जो भी कैपिटल मतलब जो भी रिजर्व आ रहा है, चाहे डेबिट में है चाहे क्रेडिट में है, वो हमें एडजस्ट करना पड़ेगा फ्री रिजर्व ऑफ परचेजिंग या फ्री रिजर्व ऑफ जो है सेलिंग कंपनी या फिर कैपिटल रिजर्व से। अगर दोनों में से फ्री रिजर्व नहीं बचता है तो मतलब हम ये वाला पॉइंट बता रहे हैं, ठीक है, ये रहा ये वाला पॉइंट। अच्छा अब यहाँ पर 1930 हम लोग वर्किंग नोट नंबर 2 में लिख लेंगे 1930, ठीक है। अच्छा इसके बाद लॉन्ग टर्म बोरिंग, लॉन्ग टर्म बोरिंग का लिखते हैं नोट नंबर 3, लॉन्ग टर्म बोरिंग। लॉन्ग टर्म बोरिंग में क्या था, देखो 13% डिवेंचर था, अभी भी 13% डिवेंचर ही है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं 13% डिवेंचर ऑफ
एक्स लिमिटेड 500 प्लस 13% डिवेंचर ऑफ वाई लिमिटेड। सेम डिवेंचर जितना वाई लिमिटेड में था वही सेम उन सभी को सेम अमाउंट में एक्स लिमिटेड में शिफ्ट कर दिया गया। ऐसा ही क्वेश्चन में बोला था 350, तो टोटल हो गया 850। तो ये 850 हम लोग नोट नंबर 3 में लिखेंगे। ये हो गया 850, ठीक है। फिर ट्रेड पेबल नोट नंबर 4। ट्रेड पेबल, अच्छा ट्रेड पेबल, यहाँ देखो ट्रेड पेबल दोनों का इधर दिखेगा हमें। ट्रेड पेबल ये रहा 450 और 350 दोनों को ऐड कर देंगे। 450 और 350 दोनों को हम लोग कर देंगे ऐड। फोर फिफ्टी और 350 ऐड करने से हो जाएगा 800, ठीक है। 800 हमें लिखना पड़ेगा, तो यहाँ पर लिख देते हैं नोट नंबर 4 में 800। फिर अदर करेंट लायबिलिटी, ये भी आसान है, दोनों पॉइंट को ऐड करके लिखना पड़ेगा। अदर करेंट लायबिलिटी ऑफ एक्स लिमिटेड प्लस अदर करेंट लायबिलिटी ऑफ वाई लिमिटेड। अच्छा, तो 200 और 150, 300, 300। अच्छा, और तो कुछ नहीं है, एक बार ऐड कर लेते फिर एसेट साइड भी कर लेंगे। तो 800 और 800, यहाँ पर हो गया 800, 800 और ये 100, 400, 400 और 1600, 2000, 2000 प्लस 1930 प्लस 12570, 16500 आएगा, ठीक है। 16500। अब हम लोग सेम तरीके से इधर का भी कंप्लीट करेंगे। एसेट सबसे पहले नोट नंबर 6 पीपीई, नोट नंबर 6, ठीक है। नोट नंबर 6 में पीपीई का नोट बनेगा। पीपीई में क्या आइटम है देखते हैं। पीपीई में है लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग दोनों का ऐड करना पड़ेगा। एक्स लिमिटेड वाई लिमिटेड और नहीं लिख रहे, ब्रैकेट देके ऐड कर दे रहे 2500 1550, नहीं तो काफी टाइम लगेगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 4050। अच्छा, फिर उसके बाद प्लांट एंड मशीनरी एक्स का और वाई का, प्लांट एंड 3250 1700, 4950। अच्छा, प्लांट एंड मशीनरी के बाद फर्नीचर 575350, 925। ये हो गया पीपी का टोटल। पीपी का आप टोटल करेंगे 9925 आ रहा है, ठीक है। 9925 पीपी का टोटल हो गया 9925। अब हमें लिखना पड़ेगा नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट। अच्छा, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट 700 प्लस 500, नोट नंबर 6। 7 नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट एक्स लिमिटेड का और वाई लिमिटेड का। एक्स लिमिटेड का 700, वाई लिमिटेड का 500, 1200, ये लिखना पड़ेगा। तो नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट आ जाएगा 1200। इसके बाद इन्वेंट्रीज,
इन्वेंट्रीज यानी कि यहाँ पर देखना पड़ेगा, इन्वेंट्रीज 1250 और 950। नोट 8। ट्वेल्व फिफ्टी 950। 2200। ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल, एक्स लिमिटेड, वाई लिमिटेड। ट्रेड रिसीवेबल फॉर एक्स लिमिटेड 900 और 1030, 900 और 1030, 1930। और नोट नंबर 10 भी बना लेते, उसके बाद ही लिख लेंगे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। एक्स लिमिटेड, वाई लिमिटेड। एक्स लिमिटेड का 725 520, 1245, 1245 और 1930। अब ऐड कर लेते हैं। इतना उधर आया था, इतना इधर भी आना चाहिए, माइनस कर करके देख लेते हैं। -1200, माइनस -2200, -930, -1245, मतलब 16,500। ठीक है, दोनों साइड मैच हो गया। तो मर्जर में हमें क्या क्या पॉइंट ध्यान रखना है, जब हम लोग लिखेंगे बिजनेस मर्जर बोल के लिख सकते हैं, परचेज भी लिखा जा सकता है, बट ये बेस्ट ऑप्शन है। उसके बाद सारे एसेट्स और लाइबिलिटीज इंक्लूडिंग रिजर्व टेक ओवर हो जाएगा बुक वैल्यू पे, और बैलेंस को डेबिट में आए या क्रेडिट में हमें रिजर्व बोल के ही लिखना पड़ेगा, और लिक्विडेटर को पेमेंट करके दिखाना है। उसके बाद जब बैलेंस शीट बनाएंगे तो जो भी रिजर्व का वैल्यू आ रहा है ज्यादा या कम पेमेंट करने पे, वो हमें एडजस्ट कर लेना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हम लोग का कंप्लीट हो गया, एमलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर। अब सेम क्वेश्चन को हमें करना है एमलगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज। ठीक है, सेम क्वेश्चन को हम लोग एमलगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज करेंगे। एमलगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज। एंट्री करना है, किसके बुक्स में एंट्री करना है, एक्स के बुक्स में। ठीक है, तो कैसा होगा, सेम तरीके से ही होगा। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे बिजनेस परचेज हो रहा है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट, क्योंकि कैलकुलेशंस तो किया हुआ है पीसी वगैरह का, तो दोबारा तो कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा। तो बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट, वहां लिखा था हम लोगों ने मर्जर, तो ध्यान दो डिफरेंसेस क्या क्या है। टू लिक्विडेटर ऑफ वाई लिमिटेड, वाई लिमिटेड लिक्विडेट हो रहा है तो उसी के लिक्विडेटर को पैसा देना पड़ेगा, और वैल्यू है 53,70,000। देखो सेम एंट्री होगा पहला वाला, वहां बिजनेस मर्जर, और यहाँ पर लिखना पड़ेगा बिजनेस परचेज। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर भी टेक ओवर होगा एसेट और लाइबिलिटीज का। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम लोगों को रिजर्व को टेक ओवर नहीं करना पड़ता है। ठीक है, यहाँ पर याद है कि लोग को रिजर्व को टेक ओवर नहीं किया जाता है। यहाँ पर हम लोगों का पूरा डेटा जो है वो सिर्फ एसेट और लाइबिलिटी का जाएगा। यहाँ पर इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर्स के साथ रिजर्व को लिया जाता है। तो यहाँ पर देखो, अगर देखते हैं यहाँ पर मुझे मिल जाता है, ये देखो इन द नेचर ऑफ परचेज ओनली द एसेट ओवर टेकन ओवर। और कैसे होगा, अगर कुछ रिवैल्यूएशन है तो रिवैल्यूएशन पे टेक ओवर होगा, वही वैल्यू लिखना पड़ेगा, जो कि इस क्वेश्चन में है नहीं। ओनली द लाइबिलिटीज टेकन ओवर विल बी रिकॉर्डेड एट, मतलब जो एसेट और लाइबिलिटी टेक ओवर होगा वही लिखना पड़ेगा। और अगर सारे हो रहे हैं तो सारे लिख सकते हैं। ओनली स्टैट्यूटरी रिजर्व टेक ओवर होता है, बाकी किसी रिजर्व को टेक ओवर करने का जरूरत नहीं होता है।
लेकिन इसमें भी रूल्स है। स्टैट्यूटरी रिजर्व जो टेक ओवर होता है वो कभी हम लोग एंट्री में नहीं लिखते हैं, उसको हम लोग बैलेंस शीट में दिखाते हैं कि कैसे करके उसे टेक ओवर करना है। ये देखो यहाँ पर मैंने बताया था, ठीक है। स्टैट्यूटरी रिजर्व टेक ओवर तो होता है लेकिन वो एंट्री में उसका इम्पैक्ट नहीं दिखाते हैं, उसको हमें दिखाना पड़ता है बैलेंस शीट में, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर हम लिखते हैं एसेट्स का डेटा। अच्छा, क्योंकि यहाँ पर कोई रिवैल्यूएशन रिवैल्यूड अमाउंट नहीं है तो हम लोग सभी एसेट का डेटा जैसा था वैसा ही लिख देंगे, क्योंकि यहाँ पर भी बुक वैल्यू पे टेक ओवर हो रहा है। वो बात अलग है, हो रहा है तो ये हमारा इन द नेचर ऑफ परचेस। अच्छा, बुक वैल्यू पे टेक ओवर होगा तो क्या क्या होगा, यहाँ से देख के लिख सकते हो या फिर तुम लोग क्वेश्चन देख के लिख सकते हो। ये वाला लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, इन्वेस्टमेंट, ये सब लिखना पड़ेगा। एक्सेप्ट यहाँ पर ये रिजर्व का पॉइंट्स नहीं आएगा, बाकी सारे चीज एज इट इज होंगे, ठीक है। तो इस हिसाब से लिखना पड़ेगा। तो लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट तो देख लेते हैं। 1550 मतलब 15,50,000। प्लांट मशीनरी 17 लाख। फर्नीचर 3,50,000। इन्वेस्टमेंट 5 लाख। अच्छा, इसके बाद इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीवेबल। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। इन्वेंट्रीज है 950, 1030, 9,50,000, 10,30,000, 5,20,000। अब लाइबिलिटीज टेक ओवर होगा। टू अदर करेंट लाइबिलिटीज, ट्रेड पेबल। टू ट्रेड पेबल 1,50,000, 3,50,000। ट्रेड पेबल, अच्छा लॉन्ग टर्म बोरिंग में डिवेंचर था 213% डिवेंचर 3,50,000। अच्छा, रिजर्व कुछ भी टेक ओवर नहीं होने वाला यहाँ पर, ठीक है। अब हम लोग चेक करते हैं कि एसेट और लाइबिलिटीज को टेक ओवर करने के बाद यहाँ पर टू बिजनेस परचेस, और देखेंगे कि जो हम लोगों ने परचेस के लिए पेमेंट किया वो कम किया कि ज्यादा किया, उसके बेसिस पे गुडविल या कैपिटल रिजर्व हमारा यहाँ पर होता है 53,70,000। अच्छा, अब पहले एसेट का टोटल कर लेते हैं। एसेट का टोटल होगा 1550, 1700, यहाँ पर हो गया 3,50,000 और ये 8,50,000, 8,50,000 और 50 मतलब 9 लाख, 9,980, 1,800 प्लस 1030 प्लस 520। कुछ करना हो गया 1550 प्लस 17 प्लस 350, 500, 950, 1030, 520, 6600 आ रहा है, ठीक है 6600। और ये नेट, ये एसेट है। और लाइबिलिटी देखते हैं टोटल कितना टेक ओवर कर रहे हैं, 150, 350, 350 प्लस, बस इतना ही लाइबिलिटी, इतना 850 लाइबिलिटी टेक ओवर कर रहे हैं। तो नेट एसेट कितना आ रहा है,
6600 5750 आ गया नेट एसेट, 5750 नेट एसेट आ गया। यहां से हम लोग माइनस करेंगे 5370, 380, ठीक है। हम लोग पेमेंट कितना कर रहे हैं 5370, 380, मतलब हम लोगों ने जो मतलब डील किया है वो एक्स लिमिटेड के लिए बेनिफिट वाला डील है। क्यों? क्योंकि उसके पास एसेट आ रहा है 5750 का, जबकि वो पेमेंट कर रहा है 5370 का, यानी बैलेंस हम लोगों का टू साइड में आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा टू कैपिटल रिजर्व। अगर प्रॉफिटेबल मतलब प्रॉफिटेबल डीलिंग्स है तो फिर ये परचेज कंपनी के लिए होता है टू कैपिटल रिजर्व, कितना होगा 3,80,000, ठीक है। और वही चीज जब हम लोग बिजनेस मर्जर में कर रहे थे तब हम लोगों का ऑपोजिट आया था, ठीक है। वैल्यू भी अलग आया था और प्रॉफिट भी नहीं आया था, लॉस आया था, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग का ये हो गया। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट एंट्री कौन सा करेंगे, सेम ऐसा ही होगा जैसे इसमें हुआ था। ये देखो इसके बाद का एंट्री क्या होगा, लिक्विडेटर को कैसे पेमेंट करना है उसका एंट्री होगा। तो लिक्विडेटर ऑफ वाई लिमिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू 15% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ठीक है। अच्छा, इक्विटी शेयर कैपिटल कितना दिया गया है 35 लाख और ये वाला था 18,70,000, टोटल 53,70,000। ये एंट्री में कोई चेंजेस नहीं होगा, ये तो एज इट इज होगा। और उसके बाद नेक्स्ट एंट्री हम लोगों ने किया था कि डिवेंचर होल्डर को सेम काइंड ऑफ डिवेंचर दिया जा रहा है, तो 13% डिवेंचर अकाउंट डेबिट 3,50,000, ये हम लोग का वाई लिमिटेड का है, ये कैंसिल हो रहा है। टू 13% डिवेंचर एक्स लिमिटेड का अकाउंट 3,50,000, ठीक है, 3,50,000। अच्छा बन गया। अब हमें क्या करना है, फिर से बैलेंस शीट बनाना है। देखो यहाँ पर हमें दोनों तरीके से एंट्री करके बैलेंस शीट बनाने बोला था। तो ये देखो अब हम लोग बैलेंस शीट बनाएंगे, बैलेंस शीट ऑफ एक्स लिमिटेड। पर्टिकुलर्स अमाउंट नोट नंबर। इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, शेयर होल्डर्स फंड, शेयर कैपिटल, पॉइंट बी रिजर्व एंड सरप्लस, नोट वन नोट टू, फिर नोट नंबर टू नॉन करेंट लाइबिलिटी, इसमें लॉन्ग टर्म बोरिंग मैंने शॉर्ट में लिख दिया सारी चीजों को। फिर थर्ड में करेंट लाइबिलिटी, करेंट लाइबिलिटी के अंदर पॉइंट ए ट्रेड पेबल, पॉइंट बी अदर करेंट लाइबिलिटी। तो नोट नंबर थ्री, नोट नंबर ये वाला थ्री है, नोट नंबर 4, 5, नोट नंबर 4, नोट नंबर 5, ये टोटल हो जाएगा एसेट्स। एसेट्स में नॉन करेंट एसेट, नॉन करेंट एसेट, पीपीई, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट। अच्छा, पीपीई 6th नंबर, ये हो गया 7th नंबर। फिर करेंट एसेट, इन्वेंट्रीज। हम यहाँ पर अभी शॉर्टकट में लिख रहे हैं, तुम लोग एग्जाम में जब भी लिखोगे पूरा लिखना पड़ेगा, ऐसा नहीं लिखा जा सकता है, ठीक है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। अच्छा, ये हो गया नोट नंबर 8, 9 और 10। सबसे पहले नोट 1, नोट्स टू अकाउंट्स
नोट नंबर 1, particulars amount M। पर्टिकुलर्स में आ जाएगा इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल। अच्छा, इक्विटी शेयर कैपिटल कितना होगा? सेम उसी तरीके से हो जाएगा, पहले से जितना था और प्लस ऐड हो रहा है, तो यही वाला डेटा लिखना पड़ेगा इक्विटी शेयर का। 8500, 3500 और 5000, 3500 और 5000। 8500 एट द रेट ऑफ 10 ईच, तो ये हो जाएगा 8500। मतलब ये एक्चुअली हम लोग का इन थाउजेंड में है ना, मतलब इसमें हम लोग का ऑलरेडी 3 3 जीरो लगा हुआ है, मतलब हम लोग ये बोल सकते हैं ये है 8500, फिर इसके पीछे 3 जीरो इंटू 10। अब इसको इन थाउजेंड करना है तो हमें करना पड़ेगा ऐसा, तो 85, पहले है 500, 5000, ठीक है, ये वाला है 5000 और ये 3500, मतलब 8500 और उसके साथ 3 जीरो, ठीक है, सिंपल सा बात है। 8500 और उसके बाद 10 करने से जितना भी आ रहा है, एक्चुअली ये सब कैपिटल का वैल्यू है ना, ये कैपिटल का वैल्यू, ये तो नंबर ऑफ शेयर नहीं है, नंबर ऑफ शेयर करने से यहाँ पर 10 और 10 आ जाएगा। अच्छा, तो ये हो जाएगा 500 और ये हो जाएगा 300, हाँ ऐसा होना चाहिए, 500 होना चाहिए अगर हम लोग इसको नंबर में ट्रीट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये होगा 350 और ये 500, ठीक है। यहाँ तो हमें सिर्फ और सिर्फ एक्स लिमिटेड का देखना पड़ेगा, वाई लिमिटेड का तो ये नहीं है, इनको जो डिस्चार्ज किया है वो वाला 350, मतलब 850 जो है 850, ये हो गया नंबर ऑफ शेयर्स इन थाउजेंड, मतलब इसमें और 3 जीरो इंटू 10, जितना भी आएगा डिवाइडेड बाई 1000 करने से हमें पता चलेगा 8500 हो रहा है। मतलब अगर मुझे ये नंबर ऑफ शेयर्स पे लिखना है और अगर कैपिटल में लिखना है तो फिर यहाँ पर 110 एक्स्ट्रा आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 8,50,000 इक्विटी शेयर एट द रेट ऑफ 10। इसका मतलब ये हो गया, और यही सेम कंसेप्ट यहाँ पर भी एप्लीकेबल होगा, क्योंकि इन थाउजेंड में है ना, तो अगर हम लोग इसे कैपिटल मान रहे हैं तो फिर ठीक है, ये वाला वैल्यू अगर कैपिटल मान रहे हैं तो ठीक है, इक्विटी शेयर कैपिटल ही लिखा हुआ है। अगर इक्विटी शेयर लिखा हुआ रहता नंबर ऑफ शेयर, तो नंबर ऑफ शेयर्स हो जाता 850, ठीक है। तो हमें ध्यान रखना है कैपिटल में लिख रहे हैं कि नंबर ऑफ शेयर्स में लिख रहे हैं। फिर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल देखो 14% 2200, 14% 2200, ठीक है, ये कैपिटल में है। अगर मुझे नंबर में लिखना है 2200 बाई 100, मतलब 22 हो जाएगा, ठीक है। तो हम इसको ऐसे लिख देते हैं, ऐसे लिख लेते हैं। देखो अगर लिखना है तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं 2200, फिर यहाँ पर 3 जीरो आ गया, डिवाइडेड बाई 100 करने से नंबर ऑफ शेयर्स पता चल जाएगा, तो ये हो गया 22,000, ठीक है, 22,000 नंबर ऑफ शेयर्स। तो यहाँ पर लिख सकते हैं 22,000, 14% प्रेफरेंस शेयर एट द रेट ऑफ 100 ईच, ठीक है। एट द रेट ऑफ 100 ईच करने पे कितना आ जाएगा? एट द रेट ऑफ 100 ईच करने से हम लोग का आ जाएगा 22,000,000, ठीक है। और इसके बाद 18,700 15% प्रेफरेंस शेयर इशू किया गया है, प्रेफरेंस शेयर एट द रेट ऑफ 100 ईच वाला, जो हम लोगों ने लास्ट वाले क्वेश्चन में भी किया। तो 18,700,000, ठीक है। अब ये टोटल करके इसको इन थाउजेंड में यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हो गया 22 प्लस 1870 डिवाइडेड बाई 1000, 4070 प्लस 8500, 12,570, ठीक है।
हम लोग को लिखने का तरीका जरूर देख लेना चाहिए। देखो क्यों हम बोल रहे हैं, ये नंबर ऑफ शेयर्स आ रहा है। अगर नंबर ऑफ शेयर्स बिना थाउजेंड्स के लिखना चाहते हो तो ऐसे लिख सकते हो, विद थाउजेंड्स डेटा लिखना चाहते हो तो ये लिखना पड़ेगा, ठीक है। दोनों तरीके से मैंने दिखा दिया, लेकिन तुम लोग एग्जाम में कोई भी एक तरीके से लिखना, ठीक है। ये भी मैंने नंबर ऑफ शेयर्स लिखा है, ये भी मैंने नंबर ऑफ शेयर्स लिखा है। हम जस्ट इतना कहना चाह रहे हैं कि नंबर ऑफ शेयर्स को भी इन थाउजेंड में अगर लिखना है तो ऐसे होगा, जीरो को हट जाएगा। और अगर थाउजेंड में लिख दोगे तो इस तरीके से 22,000 और ऐसा करके हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है, जैसा ठीक लगे। और ओवरऑल क्योंकि हम लोग इन थाउजेंड कर रहे हैं तो यहाँ पर 3 जीरो हटा के बाकी डेटा हमें लिखना पड़ेगा। तो 4070 आ रहा है, और नहीं टोटल वाला लिख लेते हैं। टोटल करके हम लोग का आ रहा है यहाँ पर 12,570। अब हम लोग रिजर्व सरप्लस का बनाएंगे, नोट नंबर 2। रिजर्व सरप्लस में देखो, जनरल रिजर्व है, जनरल रिजर्व एक्स लिमिटेड का कितना था 500, तो 500 ही रहेगा। क्यों? क्योंकि इसने वाई लिमिटेड का रिजर्व तो टेक ओवर नहीं किया है। एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व 300, तो ये लिखेंगे एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व। यहाँ पर हमें एड ऑन करना पड़ेगा 300 प्लस 200, यानी ये हो जाएगा हम लोग का 500। ऐसा क्यों? क्योंकि ये पहला बात है हम लोग का स्टैट्यूटरी रिजर्व है, और क्वेश्चन में बताया है कि स्टैट्यूटरी रिजर्व को नेक्स्ट 2 इयर्स के लिए मेंटेन करना पड़ेगा। मतलब इस बार बैलेंस शीट में दिख रहा है, नेक्स्ट बार दिखेगा, उसके बाद रिवर्स होके हट जाएगा। ये देखो, जब हम लोग स्टैट्यूटरी रिजर्व टेक ओवर कर रहे हैं तो एनुअल कमीशन एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू स्टैट्यूटरी रिजर्व, और जब ये हम लोग हटा देंगे अपने बैलेंस शीट से तो जस्ट रिवर्स एंट्री हमें करना पड़ता है, ठीक है। तो स्टैट्यूटरी रिजर्व मैंने बोला था ना टेक ओवर होगा, लेकिन वो जर्नल एंट्री में नहीं जाएगा, सिर्फ और सिर्फ हमें यहाँ पर दिखाना पड़ेगा, जहाँ बैलेंस शीट में दिखाना पड़ेगा, ठीक है। तो एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व हो गया। इसके बाद देखते हैं कौन सा रिजर्व था, इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व। ये तो सिर्फ वाई का ही था, तो ये 100 हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस 750। और क्या लेना पड़ेगा देखो, यहाँ पर देखो क्या रिजर्व क्रिएट हुआ है। यहाँ पर क्रिएट हुआ है कैपिटल रिजर्व 380, ठीक है, कैपिटल रिजर्व 380, तो ये लिखना पड़ेगा। अच्छा, तो क्या क्या लिख लिया हम लोगों ने, चेक करते एक बार। कैपिटल रिजर्व लिख लिया, जनरल रिजर्व 500 लिख लिया, एक्सपोर्ट रिजर्व, एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व ये हम लोग का हो गया है 500, इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व हो चुका है 100, 1 2 3 4 5। हाँ, अब देखो यहाँ पर ये जो हम लोगों ने स्टैट्यूटरी रिजर्व टेक ओवर किया है, यानी कि एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व 300, इसको हमें क्या करना पड़ेगा, रिवर्स एंट्री डालना पड़ेगा। ये देखो एनुअल कमीशन एडजस्टमेंट टू स्टैट्यूटरी रिजर्व को करके इसे हमें टेक ओवर करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोगों ने टेक ओवर का तो एंट्री नहीं लिखा था ना, तो यहाँ पर इसे हमें टेक ओवर करके दिखाना पड़ेगा। फिर उसके बाद देखो क्या लिखा है, डिडक्ट फ्रॉम रिजर्व एंड सरप्लस, फिर उसको ही हमें रिजर्व सरप्लस से लेस करना पड़ेगा। कहां पर दिखाना पड़ेगा, बैलेंस शीट के अंडर, रिजर्व सरप्लस के हेड के अंडर, मतलब यहाँ पर। तो हम लोग कैसे लिखेंगे, जस्ट इसके नीचे लिख देते हैं एनुअल कमीशन एडजस्टमेंट रिजर्व, मतलब स्टैट्यूटरी रिजर्व का बात हो रहा है। कौन 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 सा स्टैट्यूटरी रिजर्व था, दो था, एक्सपोर्ट और इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग का 200 प्लस 100, टोटल 300 का हमारा यहाँ पर रिवर्स एंट्री आएगा, ठीक है। 300 का हम लोग का यहाँ पर रिवर्स एंट्री आ जाएगा, ये 100 और ये 200। देख लो यहाँ पर था एनुअल कमीशन एडजस्टमेंट टू स्टैट्यूटरी रिजर्व, इसका मतलब स्टैट्यूटरी रिजर्व टेक ओवर हो गया। अब ओवरऑल एंट्री टोटल देखते कितना होगा, 500 500 1000 1100 प्लस 750 प्लस 380 माइनस 300, 1930, ठीक है। ये हम लोग का हो गया 1930 रिजर्व एंड सरप्लस।
इसके बाद लॉन्ग टर्म बोरिंग, नोट नंबर 3। लॉन्ग टर्म बोरिंग में 13% डिवेंचर एट द रेट ऑफ 100 ईच। अच्छा, डिवेंचर पहले से था 500 और ये वाला नया आ गया 350, और 500 प्लस 350 850। ट्रेड पेबल, अदर करेंट लाइबिलिटी। ट्रेड पेबल, अच्छा ट्रेड पेबल का 450 350 800। ट्रेड पेबल हो जाएगा 800 और अदर करेंट लाइबिलिटी 200 150 350 800 और 3। देख लेते कितना आ रहा है। प्लस 850 प्लस 1930 प्लस 1257 16,500। यहाँ देख लेते हैं पीपीई, नोट नंबर 6। पीपी में लैंड बिल्डिंग, प्लांट मशीनरी, फर्नीचर। टू 2500 1550 2500 और 1550 ये हो गया 054050। प्लांट मशीनरी 3250 1700। 4950। फर्नीचर 575 350। 925 टोटल 9925। नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, नोट नंबर 7। 700 और 500। 700 500 1200। 1200 हो जाएगा नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट। नोट नंबर 8, इन्वेंट्रीज एक्स और वाई। 1250 950। 2200। नोट नंबर 9, ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल 900 1030। 1930।
नोट नंबर 10, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एक्स वाई 725 520 1245, ये हम लोग को लिख लेना है यहाँ पर। तो नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट 1200, उसके बाद इन्वेंट्रीज 2200, फिर 1930, 2200 1930, 1930 और 1245 कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ, अब टोटल करके देखते हैं मैच होता है। 9925, 1200, 2200, 1930, 1245। हाँ, मैच तो हो रहा है 16,500। ठीक है, तो ये डिफरेंसेस हम लोगों ने देख लिया कि इन द नेचर ऑफ मर्जर और इन द नेचर ऑफ परचेज होने से क्या क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, तो देखो ये इलास्ट्रेशन 8 हम लोग का कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, देखो इलास्ट्रेशन 9। The following are the balance sheet of P Limited and Q Limited as at 31st March 2001. Share capital दिया है, reserve surplus, long term borrowing, trade payable, PPE, non current investment, inventories, trade receivable, cash and cash equivalent. फिर यहाँ पर notes को details में दिया है, equity है, preference है दोनों कंपनी का, डिवेंचर है 12% दोनों कंपनी का, डेटर BR, फिर यहाँ पर सेंट्री क्रेडिटर BP। Property, plant and equipment of both the companies are to be revalued at 15% above book value। ठीक है, तो जो भी इनमें एमलगमेशन हो रहा है, जो भी होगा वो तो हम लोग आगे देखेंगे, लेकिन दोनों कंपनी ने फर्स्ट ये डिसाइड कर लिया है कि 15% इन्होंने क्या करना है, अपना जो भी बुक वैल्यू है एसेट का उसको 15% से इंक्रीज कर लेना है। ठीक है, ये पहले इन्होंने डिसाइड किया है। तो नॉर्मली जब हम लोग रिवैल्यूएशन, ये तो रिवैल्यूएशन हो गया ना बेसिकली, तो रिवैल्यूएशन का एंट्री क्या होता है, रिवैल्यूएशन का एंट्री होता है, क्योंकि ये 15% बुक वैल्यू से ज्यादा दिखाना है, तो एंट्री हो जाएगा एसेट डेबिट टू, क्या होता है, रिवैल्यूएशन रिजर्व। ठीक है, तो सबसे पहले इनको ये एंट्री करना पड़ेगा, एसेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन रिजर्व। ठीक है, एसेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन रिजर्व, ये एंट्री इनको करना पड़ेगा। अच्छा, अब देखो नेक्स्ट क्या बोला है, नेक्स्ट बोल रहा है बोथ द कंपनीज आर टू पे 10% इक्विटी डिविडेंड बट प्रेफरेंस डिविडेंड हैव बीन ऑलरेडी पेड। बोल रहा है दोनों ने डिसाइड किया है कि इक्विटी डिविडेंड पे करेगा बट प्रेफरेंस डिविडेंड ऑलरेडी पेड है। तो इक्विटी डिविडेंड अगर पे करेगा तो एंट्री क्या हो जाएगा, रिजर्व खाली हो जाएगा, रिजर्व अकाउंट डेबिट मतलब रिजर्व को यूज किया जाएगा डिविडेंड पे करने के लिए टू बैंक। ठीक है, 10% करके इक्विटी डिविडेंड पे करेगा। आफ्टर द अबव ट्रांजैक्शन, ये सब काम हो जाने के बाद given effect to P Limited will absorb Q Limited, P Limited Q Limited को absorb करेगा, यानी Q Limited ओल्ड कंपनी हो जाएगा, P Limited क्या हो जाएगा, न्यू कंपनी। ठीक है, ऑन द फॉलोइंग टर्म्स, अब कैसे एब्सॉर्ब कर रहा है वो देखो। ठीक है, कैसे एब्सॉर्ब हो रहा है वो देखो। बोल रहा है 8 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 each विल बी इशूड बाय पी लिमिटेड एट पर अगेंस्ट 6 शेयर ऑफ क्यू लिमिटेड। बोल रहा है कि पी लिमिटेड क्या करेगा, क्यू लिमिटेड के शेयर होल्डर को 8 इक्विटी शेयर्स, अगर उन्होंने 8 इक्विटी शेयर इशू करेगा, अगर पहले से ही किसी के पास 6 इक्विटी शेयर्स अवेलेबल है तो इक्विटी शेयर होल्डर को क्या दिया जाएगा, इक्विटी शेयर दिया जाएगा। ये हमें पता चल गया। 10% preference shareholder of Q Limited will be paid at 10% discount by issue of 10% preference share of 100 each at par in P Limited। मतलब ये समझ में आ रहा है कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर को भी क्या दिया जाएगा, प्रेफरेंस शेयर दिया जाएगा। यानी ये नेट पेमेंट मेथड का क्वेश्चन है, क्योंकि हमें बता ही दिया है कि इक्विटी और प्रेफरेंस को क्या क्या देना है। ठीक है, और कितना कितना देना है वो भी बता दिए, वो हम लोग कैलकुलेशन में देख लेंगे। 12% डिवेंचर होल्डर ऑफ क्यू लिमिटेड, इनको दिया जाएगा 8% प्रीमियम में
विल बी पेड एट 8% प्रीमियम, मतलब क्यू लिमिटेड के जितने भी डिवेंचर होल्डर है सबको प्रीमियम से रिडेम्पशन दिया जाएगा। मतलब अगर 100 के बदले 108 पे कर देगा, कौन करेगा? पी लिमिटेड। और उसके बाद 12% डिवेंचर इन पी लिमिटेड इशूड एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%। और उसके बाद क्या करेगा? खुद के कंपनी में, मतलब पी लिमिटेड क्या करेगा? पी लिमिटेड अपने कंपनी में इन सारे डिवेंचर होल्डर को 10% डिस्काउंट में डिवेंचर इशू भी कर देगा। ये चीज हमें बोला है, 2 पॉइंट हमें बोल रखा है। अच्छा, इसके बाद देखो क्या बोल रहा है, 30,000 इज टू बी पेड बाय पी लिमिटेड टू क्यू लिमिटेड फॉर लिक्विडेशन एक्सपेंसेस। पी लिमिटेड ने क्या किया है? क्यू लिमिटेड का लिक्विडेशन एक्सपेंसेस पे किया है। तो वैसे तो देखो वो खर्चा क्यू लिमिटेड का ही होना चाहिए, लेकिन पी लिमिटेड ने अगर पे किया है तो उसे हम लोग दिखाते हैं गुडविल। ये भी मैंने बोला था, ये देखो इसको हम लोग गुडविल दिखाते हैं। ये मेरा बोला हुआ है, देखो, और रीजन भी बोला हुआ है, हम दिखा रहे हैं इसके इसी में बोला। अच्छा नहीं, इस बीच में ना एक कोई मेरा, मतलब मुझे लग रहा है जैम बोर्ड मैंने 2 ओपन किया था, बट मुझे लग रहा है एक कुछ रह गया है इसमें, और एक जैम बोर्ड भी था वो शायद मैंने ओपन नहीं किया। तुम लोग अपने कॉपी में देखोगे तो देखना मिल जाएगा कि अगर जो परचेसिंग कंपनी है वो लिक्विडेशन का एक्सपेंसेस को पे करती है तो उसे हमें लिखना पड़ता है गुडविल। क्योंकि देखो खर्चा तो दूसरे का ही है, अगर हम लोग किसी का खर्चा पे कर रहे हैं बाद में उसे वापस भी नहीं लेने वाले, तो वो हम लोग इसीलिए कर रहे होंगे क्योंकि उसमें हमें कोई बेनिफिट दिख रहा होगा। तो इसीलिए उसको क्या बोला जाता है? गुडविल बोला जाता है। ठीक है। सैलरी क्रेडिटर ऑफ क्यू लिमिटेड इंक्लूड 10,000 ड्यू टू पी लिमिटेड। ये तो लास्ट दिन वाला है, कॉन्ट्रा एंट्री होगा कि पी लिमिटेड, मतलब ये दोनों एक दूसरे के साथ एमलगमेंट होने के पहले क्यू लिमिटेड के सैलरी क्रेडिटर में पी लिमिटेड एज अ सैलरी क्रेडिटर इंक्लूडेड था, तो ये 10,000 को हमें कर देना पड़ेगा कैंसिल। इन्वेंट्री इन ट्रेड एंड डेटर आर टेकन ओवर 5% लेस देन देयर बुक वैल्यू। बोल रहा है इन्वेंट्री इन ट्रेड एंड डेटर, इसको क्या करना पड़ेगा? 5% कम में लेना पड़ेगा बुक वैल्यू से। तो इसका मतलब ये इन द नेचर ऑफ मर्जर नहीं है, ये इन द नेचर ऑफ परचेज है। क्यों? मर्जर का कंडीशन क्या था? मर्जर का कंडीशन था सभी एसेट्स और लाइबिलिटी टेक ओवर होने चाहिए, वो भी बुक वैल्यू पे। तो ये 5 कंडीशन सारे के सारे फुलफिल होने चाहिए थे। जैसे एक कंडीशन तो यहीं पर ब्रेक हो गया कि ये लोग एसेट टेक ओवर करेंगे लेकिन 5% लेस वैल्यू पे, तो इसका मतलब ये इन द नेचर ऑफ क्या हो जाएगा? परचेज हो गया। हमें क्या करने बोला है? जर्नल एंट्रीज पी लिमिटेड के बुक्स में स्टेटमेंट ऑफ कंसिडरेशन पेबल बाय पी लिमिटेड, पी लिमिटेड कितना कंसिडरेशन पे करेगा उसका एक स्टेटमेंट बनाने के लिए हमें बोला है। ठीक है। अच्छा, अब देखो हम लोग सबसे पहले यहाँ पर क्या बनाएंगे? परचेज कंसिडरेशन का कैलकुलेशन करके दिखाएंगे। इलस्ट्रेशन 9। सबसे पहले परचेज कंसिडरेशन, पेमेंट टू पेमेंट इन, कैसे पेमेंट कर रहे हैं? वर्किंग और रुपीस। तुम लोग यहाँ पर जैसा जो अपने मन से यहाँ पर कॉलम का नाम दे सकते हैं। हम लोग किसको पेमेंट करें? पेमेंट टू होम भी लिख सकते हैं, पेमेंट टू होम, इक्विटी शेयर होल्डर, प्रेफरेंस शेयर होल्डर ऑफ क्यू लिमिटेड। क्यू लिमिटेड के कंपनी, क्यू लिमिटेड कंपनी का इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पे किया जा रहा है। क्या, कैसे पे किया जा रहा है? इक्विटी शेयर ऑफ क्यू, सॉरी, इक्विटी शेयर ऑफ पी लिमिटेड, पी लिमिटेड का इक्विटी शेयर दिया जाएगा, प्रेफरेंस शेयर ऑफ पी लिमिटेड। पी लिमिटेड अपने कंपनी का इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर देगी। कितना कितना देगी? बोल रहा है कि 8 शेयर देगी। अगर पहले से 6 शेयर है तो 6 के बदले 8, एक के बदले 8/6, 8/6। ठीक है, एक के बदले हो जाएगा 8/6। और क्यू लिमिटेड के कितने इक्विटी शेयर्स है वो देखते हैं। देखो क्यू लिमिटेड के कितने इक्विटी शेयर्स है। क्यू लिमिटेड के इक्विटी शेयर है 3 लाख डिवाइडेड बाई 10 यानी कि 30,000। कितने शेयर्स दिए जाएंगे और एक एक शेयर का वैल्यू कितना है? 10। ये देखो यहाँ पर दिया 10। ठीक है, 10 रुपीज वाला शेयर दिया जाएगा। तो एंट्री कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा हम लोग का 4 लाख। ये देखो
ये 6 से कैंसिल आउट करो, 5000, 5000 इंटू 4, 40,000, 40,000 इंटू 10, 4 लाख हो जाएगा। अच्छा, प्रेफरेंस शेयर का कैसा कंसेप्ट है? प्रेफरेंस शेयर का कंसेप्ट ये बोला है कि 10% प्रेफरेंस शेयर होल्डर ऑफ क्यू लिमिटेड विल बी पेड एट 10% डिस्काउंट। 10% डिस्काउंट पे इनको पे किया जाएगा, मतलब पेमेंट वैल्यू कितना हो जाएगा, जो भी इनको मिलना चाहिए उससे 10% कम मिलेगा। मतलब 1 लाख का 10% कम इनको पेमेंट मिलेगा। यहाँ पर दिखाते हैं 1 लाख का, एक्चुअली इधर ही दिखा देते हैं, 1 लाख का 10% कम मिलना चाहिए, मतलब 90,000 देना पड़ेगा। ठीक है, 90,000 का पेमेंट किया जा रहा है। अच्छा, अब नीचे देखते हैं और क्या बोला है यहाँ पर। बाई इशू, और ये 90% कैसे दिया जाएगा? इन्होंने शेयर इशू किया है 10% प्रेफरेंस शेयर ही 100 ईच एट पार वाला। ठीक है, 100 ईच एट पार, मतलब ये पैसा देने के लिए इन्होंने 100 रुपीज वाला शेयर इशू किया है। ठीक है, तो कितना शेयर इशू किया होगा, तो यहाँ पर लिख के दिखाते हैं, नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर टू बी इशू, कितना इशू किया गया होगा। ये अमाउंट पे करना है 90,000, कैसे करके? 100 रुपए का शेयर इशू करके, तो यहाँ पर हो जाएगा 900। ठीक है, 900 नंबर ऑफ शेयर्स इशू किए जाएंगे, ये मैंने यहाँ पर दिखा दिया। अच्छा, अब ये टोटल देखते हैं, 4,90,000 परचेस कंसिडरेशन निकल के आ गया 4,90,000। ठीक है, अच्छा, अब हम लोग को क्या करना है? अब नेक्स्ट हमें एंट्री स्टार्ट करना है। सबसे पहले बोला है कि इनको दोनों कंपनी को अपना अपना जो है एसेट का रिवैल्यूएशन करना है। ठीक है, तो करते हैं। किसके बुक्स में एंट्री करने बोला है? पी के बुक्स में। ये देखो, जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ पी लिमिटेड, इन द बुक्स ऑफ पी लिमिटेड। देखो, यहाँ पर एक चीज समझाते हैं। देखो, अगर रिवैल्यूएशन होता है तो कैसे होगा? देखो, बैलेंस शीट में अगर देखोगे तो इधर हम लोग का क्या है? पीपी है, पीपी रिवैल्यूड होगा, क्योंकि यहाँ पर बोला है फिक्स्ड एसेट को रिवैल्यूएशन करने का बात किया गया है। ठीक है, तो ये देखो, प्लांट प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट एंड बोथ प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट फॉर बोथ ऑफ द कंपनीज, तो पीपी कितना है? 7 लाख और 2,50,000। तो देखो, यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल देते हैं। मान लो पीपी 100 था, अब इन्होंने बोला है कि पीपी को कितने से रिवैल्यूएशन करेंगे? ये देखो, पीपी को रिवैल्यूएशन किया जाएगा, बोल रहा है 15% से। ठीक है, तो इसका मतलब जो नया बैलेंस शीट बनेगा उसमें पीपी हम लोग का दिखना चाहिए 115। अच्छा, अब इधर मान लो कैपिटल था 100 रुपीज। ठीक है, तो इधर भी मेरा आफ्टर रिवैल्यूएशन इधर भी मेरा 115 होना चाहिए। वो कैसे पॉसिबल है? देखो, अगर मेरा रिवैल्यूएशन जो है किया जा रहा है, तो मेरा एंट्री क्या होता है? पीपीई अकाउंट डेबिट टू किया जाता है रिवैल्यूएशन रिजर्व। ठीक है, तो यहाँ पर भी 15 दिखेगा, यहाँ पर भी 15, तो ये पीपी में ऐड हो जाएगा। पहले से था 100, ये देखो पीपी में पहले से था 100, अब 15 ऐड होके रिवैल्यूएशन का ये हो गया 115, और कैपिटल पहले से 100 था, और यहाँ पर रिवैल्यूएशन रिजर्व का 15 आके दोनों साइड हो गया 115। इस तरीके से ये चीज हमारा मैच हो जाएगा। ठीक है, अब सबसे पहला एंट्री यही वाला हमें करना पड़ेगा, पीपीई अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन रिजर्व, टू रिवैल्यूएशन रिजर्व। ठीक है, अच्छा, अब देखते हैं पी लिमिटेड का कितना एसेट। 7 लाख, 7 लाख पे 15% हमें इंक्रीज करवाना है। 7 लाख पे 15%। 1,05,000। ठीक है, तो हमें यहाँ पर इंक्रीज अमाउंट लिखना पड़ता है। रिवैल्यूएशन का सिस्टम क्या है? जितने से बढ़ा या घटा है वो लिखना पड़ता है। ठीक है, वहां पर टोटल करके एसेट का वैल्यू नहीं लिखना होता है, वो तो बैलेंस शीट में लिखना होता है। तो यहाँ पर हो गया 1,05,000। ठीक है, ये हम लोग का रिवैल्यूएशन का एंट्री हो गया। अच्छा, अब रिवैल्यूएशन के एंट्री के बाद नेक्स्ट एंट्री कौन सा होगा? नेक्स्ट एंट्री देखते हैं। नेक्स्ट एंट्री हम लोगों को यहाँ पर डिविडेंड पेमेंट का बोला है। 10% इक्विटी डिविडेंड पे किया जाएगा,
तो देखते हैं 10% पी लिमिटेड का इक्विटी डिविडेंड कितना है, 6 लाख है, 6 लाख का 10% कितना हो जाएगा, 60,000, 60,000 डिविडेंड पे किया जाएगा, ठीक है। तो एंट्री क्या हो जाएगा, एंट्री हो जाएगा फ्री रिजर्व जो है टू बैंक हो जाएगा, ठीक है। टू बैंक अकाउंट कितना हो जाएगा 60,000, और रिजर्व इनके पास कौन सा है देखते हैं, फ्री रिजर्व, पी लिमिटेड के पास फ्री रिजर्व है, रिजर्व सरप्लस में सिर्फ रिजर्व सरप्लस ही बोल रखा है, तो ठीक है। तो यहाँ पर रिजर्व सरप्लस का कोई डिटेल्स नहीं दिया है, तो पूरा रिजर्व सरप्लस से ही लेंगे, कितना लेंगे 60,000, अलग अलग नाम नहीं दिया है, तो ऑल आर फ्री रिजर्व, तो पूरे वहां से मैंने 60,000 ले लिया डिविडेंड पे करने के लिए। फिर थर्ड एंट्री क्या होगा, अब देखो इन्होंने बताया कि हम लोग अपने एसेट को रिवैल्यूट करेंगे, डिविडेंड पे करेंगे, उसके बाद हम लोग बिजनेस परचेज कर रहे हैं, ये भी परचेज कंसिडरेशन, ये भी परचेज कंसिडरेशन, और परचेज कंसिडरेशन का एंट्री हो जाएगा बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट टू लिक्विडेटर ऑफ क्यू लिमिटेड, क्योंकि ये तो इन द नेचर ऑफ मर्जर है, तो बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट टू लिक्विडेटर ऑफ क्यू लिमिटेड, ठीक है। अच्छा कितना हुआ था परचेज कंसिडरेशन, परचेज कंसिडरेशन हुआ था 4,90,000, तो 4,90,000 से हमें कर लेना है यहाँ पर एंट्री। अब इनको डिस्चार्ज, अब एसेट टेक ओवर करते हैं, चलो सारे एसेट्स को टेक ओवर करेंगे और सारे लाइबिलिटीज को, सारे नहीं जो बोला है, क्योंकि अब इन द नेचर ऑफ परचेज है। अब देखते हैं क्या क्या टेक ओवर होगा, बोल रहे पीपीई होगा, और जो है पीपीई, और यहाँ पर क्या बोला है, बस और कुछ नहीं, यहाँ पर पीपीई बोला है इस लाइन पे, और ये लास्ट लाइन पे इन्वेंट्री और डेटर बोला है। चलो देखते हैं यहाँ पर क्या क्या एसेट अवेलेबल है, पीपीई टेक ओवर होगा, पीपीई अकाउंट डेबिट, ठीक है। और जब टेक ओवर होगा तो पीपी का वैल्यू चेंज हो जाएगा क्यू लिमिटेड का, क्यों, क्योंकि बोथ कंपनी ने रिवैल्यूएशन करने का जो है डिसीजन लिया हुआ था, ये देखो बोथ द कंपनी 15% से अपवर्ड रिवैल्यूएशन करना है, मतलब क्यू लिमिटेड का 2,50,000 में 15% हमें ज्यादा दिखाना पड़ेगा, उतने में टेक ओवर होगा, जितना वैल्यू आएगा उतना। हम पहले एक बार लिख लेते हैं, पीपी के बाद यहाँ पर नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट है, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट टेक ओवर होने का कुछ बोला नहीं है, इन्वेंट्रीज बोला है कि 5% कम में टेक ओवर होगा, तो इन्वेंट्री टेक ओवर करेंगे, 5% कम में टेक ओवर करना पड़ेगा। इन्वेंट्रीज कितना है 3,20,000 इन्वेंट्रीज। अच्छा इन्वेंट्रीज के बाद है ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल भी 5% कम में टेक ओवर होगा। ट्रेड रिसीवेबल के बाद अच्छा इन्वेस्टमेंट होगा क्या बोला था, देख लेते एक बार, इन्वेंट्री डेटर, प्रेफरेंस डिविडेंड। अच्छा हाँ, एक चीज हमें यहाँ पर देखना पड़ेगा, देखो ट्रेड रिसीवेबल में ना डेटर और बीआर दोनों है, तो हमारा कौन सा वैल्यू कम होगा, क्या दोनों कम किया है, नहीं सिर्फ डेटर को कम किया है, तो हमें अलग से लिखना पड़ेगा। डायरेक्टली ट्रेड रिसीवेबल लिखने से कंसेप्ट गलत हो जाएगा, हम लोग को यहाँ पर लिखना पड़ेगा कि डेटर का वैल्यू कम होगा, लेकिन बिल्स रिसीवेबल एज इट इज रहेगा, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट ये एज इट इज रहेगा, क्योंकि यहाँ पर हमें इस चीज का चेंज नहीं बोला है, ठीक है, इस चीज का चेंज नहीं बोला गया, बिल्स रिसीवेबल एज इट इज रहेगा। अच्छा इसके बाद यहाँ पर ठीक है, और बाकी एसेट देखो, जो एसेट जिसमें टेक ओवर बोला है उसी में टेक ओवर करेंगे, और बाकी एसेट हमारा एज इट इज टेक ओवर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक बार फिर से देख लेते हैं एसेट में हम लोगों का क्या क्या है, पीपीई का चेंज करके बोला था, ले लिया, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट का चेंज नहीं बोला था, तो एज इट इज ले लेंगे, तो यहाँ पर लेंगे नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट, ये मेरा एज इट इज चला जाएगा, एज इट इज कितना हो जाएगा 80,000, एज इट इज 80,000 हो जाएगा। अच्छा इसके बाद इन्वेंट्रीज, इन्वेंट्रीज में मेरा वैल्यू 3,20,000 से कम हो जाएगा। अच्छा 3,20,000 का वैल्यू 5% से कम हो जाएगा, 3,20,000 माइनस 5%, यहाँ पर मैंने लिख रखा है, कर लेते हैं। ये हो गया 3,04,000। अच्छा पीपी का वैल्यू हमें 15% इंक्रीज करके लेना है, तो कर लेते हैं,
2,87,500। अच्छा, डेटर का वैल्यू मुझे 5% से कम लेना है, डेटर 1,90,000 है। $1,80,500 ये हो गया मेरा डेटर का वैल्यू। बिल्स रिसीवेबल एज इट इज टेक ओवर हो जाएगा 20,000, और नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट भी एज इट इज टेक ओवर हो जाएगा। अच्छा, और क्या बचता है देखते हैं। एसेट में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 40,000, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट इसमें भी थोड़ा सा चेंजेस होगा। 40,000 था, ये देखो 40,000 था, लेकिन ये जो अपने आप को बेच रही है, ये कंपनी भी अपने इक्विटी शेयर होल्डर को डिविडेंड देगी कितना, 10%। ठीक है, तो इनका कितना इक्विटी शेयर था, मतलब क्यू लिमिटेड का इक्विटी शेयर था 3 लाख। तो 3 लाख का 10% करने से आ जाता है 30,000। तो इनके पास 40,000 का टोटल कैश एंड कैश इक्विवेलेंट था, जिसमें से 30,000 इन्होंने डिविडेंड के लिए पे कर दिया होगा। तो इनके पास 10,000 ही एसेट बचा है, जो कि पी लिमिटेड टेक ओवर कर सकता है। ठीक है, जो पी लिमिटेड टेक ओवर कर सकता है। तो यहाँ पर एसेट का वैल्यू भी हमें कर लेना है चेंज। ठीक है, एसेट का वैल्यू भी हमें चेंज कर लेना है। फिर नेक्स्ट यहाँ पर लिखेंगे 2 लाइबिलिटी साइड में देखते हैं क्या क्या आ रहा है। लाइबिलिटी साइड में चलते हैं, ट्रेड पेबल में भी ना हमारा नोट बना हुआ था। ये देखो, यहाँ नोट नहीं दिया है, जबकि नीचे लिखा हुआ है। ये देखो, ट्रेड पेबल में सन्ड्री क्रेडिटर और बिल्स पेबल। ठीक है, जिसमें से कुछ कम ज्यादा होगा क्या, चेक करते हैं। इंडिविजुअली कुछ बोला है, नहीं बोला है। ठीक है, इंडिविजुअली तो कुछ चेंजेस नहीं बोला है। ठीक है, तो ट्रेड पेबल में सन्ड्री क्रेडिटर हम अलग अलग ही लिख देते हैं। सन्ड्री क्रेडिटर 1,25,000, चेंज तो नहीं हुआ है, लेकिन जैसा है वैसा लिख देते हैं। बिल्स पेबल 25,000, टू बिल्स पेबल 25,000। और क्या रहेगा देखते हैं। ये तो मैंने करंट लाइबिलिटी लिख लिया। उसके बाद लॉन्ग टर्म बोरिंग नोट नंबर 2 में जाते हैं। 12% डिवेंचर 1,50,000। ठीक है, तो यहाँ पर लिखते हैं 12% डिवेंचर, लेकिन इसका वैल्यू चेंज होगा। क्यों चेंज होगा, इनके जो 12% डिवेंचर है, इसको कितना दिया जाएगा, यहाँ पर बोला है 8% प्रीमियम में पे किया जाएगा। ठीक है, 8% प्रीमियम में पे किया जाएगा। तो 12% डिवेंचर कितना था, 12% डिवेंचर था हम लोगों का, यहाँ देखना पड़ेगा नोट नंबर 2 में आके 1,50,000 में एक्स्ट्रा पेमेंट किया गया है। ठीक है, तो वो हमें ऐड करना पड़ेगा। यहाँ पर दिखाते हैं 1,50,000 प्लस हो जाएगा, कितना एक्स्ट्रा दिया जाएगा बोला है, 8%। 1,50,000 इंटू 8% प्लस 1,50,000, 1,62,000 का पेमेंट करना पड़ेगा डिवेंचर होल्डर को। ठीक है, मतलब इतने का डिवेंचर टेक ओवर हो रहा है। और नेक्स्ट देखते हैं, डिवेंचर के बाद बस ये रिजर्व सरप्लस और ये तो नहीं आएगा, क्योंकि ये इन द नेचर ऑफ परचेज है। अब हम लोग टू बिजनेस परचेज लिखेंगे, टू बिजनेस परचेज। टू बिजनेस परचेज यहाँ पर वैल्यू है 4,09,000। अब चेक करते हैं कितना एक्स्ट्रा या कम दिया गया है। तो पहले हम लोग टोटल ऑफ एसेट चेक करेंगे। 2,87,500 प्लस 30,400, नहीं 3,04,000 प्लस 1,80,500 प्लस 20,000 प्लस 80,000 प्लस 10,000, 8,82,000, 1,25,000 प्लस 1,25,000 प्लस 1,62,000
प्लस 4,09,000, नहीं ये वाला तो नहीं होगा, ये बिजनेस परचेस का था। तो 4,12,000, तो हमें देखना पड़ेगा नेट एसेट कितना हो रहा है। ये एसेट है, ये लाइबिलिटी है, तो नेट एसेट टेक ओवर कितना हो रहा है 4,70,000। बदले में कितना दिया जा रहा है 4,90,000 दिया जा रहा है। अच्छा ये हम लोग का क्या हो जाएगा, ये हम लोग का हो जाएगा, नहीं ये तो बोल रहे कैपिटल रिजर्व आना चाहिए। फिर से एक बार देखते हैं क्या गलत कैलकुलेशन हो गया है। 2,87,500 प्लस 3,04,000 प्लस 1,80,500 प्लस 20 और 80 1,10,000, 8,82,000 का एसेट और लाइबिलिटीज 1,25,000 फिर 25 और यहाँ पर हो गया 1,62,000, तो 1,25,000 प्लस 25 प्लस 25 प्लस 1,62,000 3,12,000। अच्छा 3,12,000 माइनस 8,82,000, तो नेट एसेट आ रहा है 5,70,000 और हम लोग पे कर रहे हैं 4,90,000, यानी हम लोग कम पेमेंट कर रहे हैं। तो कम पेमेंट करने से हमारा बेनिफिट है कैपिटल रिजर्व है। देखते हैं कितना कम पेमेंट करना पड़ रहा है। तो 80,000 कम पेमेंट करना पड़ रहा है, इसको हम लोग क्या लिखेंगे टू कैपिटल रिजर्व। ये डीलिंग्स में हमारा बेनिफिट है, ये तो डे टू डे का प्रॉफिट नहीं है कि पीएल लिख देंगे। टू कैपिटल रिजर्व बैलेंसिंग फिगर, ये हम लोग का आ जाएगा 80,000। ठीक है, ये हम लोग का 80,000 आ गया। अच्छा नेक्स्ट एंट्री क्या होगा, अब लिक्विडेटर को कैसे करके हम लोग डिस्चार्ज करेंगे। तो यहाँ पर थर्ड एंट्री, ये थर्ड वाला होगा, नहीं फिफ्थ वाला, फिफ्थ एंट्री लिक्विडेटर ऑफ Q लिमिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। ठीक है, तो 10% ही था, एक बार पहले चेक कर लेते हैं। हाँ, इक्विटी शेयर कैपिटल कितना दिया जा रहा है, इक्विटी शेयर कैपिटल दिया जा रहा है 4 लाख और ये 90,000, तो यहाँ पर लिख देते हैं 4 लाख, ये हो गया 90,000, 4,90,000। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में बोला था कि ये देखो यहाँ तक हम लोगों ने पूरा कर लिया, यहाँ डिवेंचर आर पेड ये पूरा कर लिया। 30,000 जो लिक्विडेटर का एक्सपेंस जो है वो क्यू लिमिटेड पे कर रहा है। ठीक है, पेड बाय पी लिमिटेड, क्यू लिमिटेड का, तो वो गुडविल बोल के एंट्री होता है, गुडविल अकाउंट डेबिट, क्योंकि ये हम लोग रिंबर्स नहीं करवाएंगे कि बाद में उससे ले लेंगे, हम लोग खुद पे कर रहे हैं, तो टू बैंक, तो ये गुडविल होता है, खुद का एक्सपेंस होने से एक्सपेंस डेबिट लिखा जाता है। अच्छा फिर यहाँ पर नेक्स्ट एंट्री हो जाएगा, एक कॉन्ट्रा एंट्री है कि 10,000 का जो है इनमें जो है ट्रांजैक्शन हुआ था, सन्ड्री क्रेडिटर ऑफ क्यू लिमिटेड। ये देखो क्यू लिमिटेड का जो बैलेंस शीट है वहां पर सन्ड्री क्रेडिटर में पी लिमिटेड का नाम है 10,000 के लिए, लेकिन अभी पी लिमिटेड क्या कर रहा है, इसे परचेस कर ले रहा है। तो क्या ये खुद ही खुद का क्रेडिटर होगा, ये तो पॉसिबल नहीं है। तो वो सबसे पहले ये क्रेडिटर को अपने बुक्स में, क्योंकि हम लोग पी के बुक्स में एंट्री करें, ये क्रेडिटर को कैंसिल करेगा, क्रेडिटर कैंसिल करने से डेबिट हो जाएगा। ठीक है, तो क्या एंट्री होगा, ट्रेड पेएबल अकाउंट डेबिट, कितने का क्रेडिटर 10,000, 10,000 टू क्या हो जाएगा ट्रेड रिसीवेबल, टू ट्रेड रिसीवेबल। अच्छा ट्रेड रिसीवेबल का कंसेप्ट क्या हुआ, देखो ट्रेड रिसीवेबल का कंसेप्ट ये हो गया कि पी लिमिटेड के बैलेंस शीट में डेटर में किसका नाम है, डेटर में है क्यू लिमिटेड का नाम, कि उसे क्यू लिमिटेड को 10,000 देना है। जब वो क्यू लिमिटेड को परचेज ही कर ले रहा है तो वो खुद ही खुद का मतलब खुद ही जो है क्यू लिमिटेड, अब वो खुद है तो वो खुद ही खुद का डेटर तो नहीं हो सकता, इसीलिए कॉन्ट्रा एंट्री से ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, बस तुम लोग को कैंसिल करते वक्त ये देखना है कि तुम लोग किसके बुक्स में एंट्री कर रहे हो, क्योंकि क्यू के बुक्स में एंट्री कर रहे हो तो तुम लोग को क्या करना पड़ेगा, क्रेडिटर कैंसिल हो जाएगा, डेटर भी कैंसिल हो जाएगा, सिंपल। हर एक बार ऐसा ही एंट्री होगा कॉन्ट्रा के केस में, डेटर डेटर नहीं रहेगा, क्रेडिटर क्रेडिटर नहीं रहेगा। तो क्रेडिटर कैंसिल होने से डेबिट हो जाएगा, डेटर कैंसिल होने से क्रेडिट हो जाएगा, हो गया। अच्छा अब नेक्स्ट यहाँ पर ये वाला पॉइंट हम लोग एक बार लिख लेते हैं। 12% डिवेंचर का जो बोला है कि पे तो कर दिया गया है, उसके बाद इनको जो डिवेंचर इशू हुआ था उसका एंट्री लिखते हैं। ये देखो
12% डिवेंचर क्यू लिमिटेड का जो डिवेंचर है उनको पेमेंट मिल रहा है 1,62,000। कैसे मिला ये देखो, यहाँ पर मैंने तुम लोग को कैलकुलेट करके दिखाया ना कि हम लोग 8% ज्यादा में पे कर रहे हैं, और उसके अलावा उनको इशू भी कर रहे हैं नया जो है शेयर, और वो डिस्काउंट में कर रहे हैं। तो डिस्काउंट शेयर बोल रहा है, डिवेंचर डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर डेबिट टू 12% डिवेंचर, टू 12% डिवेंचर। ठीक है, पी लिमिटेड का जो 12%, देखो क्या लिखा है, 12% डिवेंचर होल्डर्स ऑफ क्यू लिमिटेड आर टू बी पेड 8% प्रीमियम। तो आर टू बी पेड 8% प्रीमियम बाई 12% डिवेंचर इन पी लिमिटेड इशूड एट डिस्काउंट ऑफ 10%। ठीक है, तो पी लिमिटेड का 12% डिवेंचर इन्हें दिया जाएगा, तो पी लिमिटेड का 12% डिवेंचर दिया जाएगा। तो कितना हो जाएगा पी लिमिटेड का डिवेंचर, देखते हैं। ये देखो 1,50,000 के जगह हम लोगों ने पे किया है, यहाँ पर दिखा देते हैं। पहला पॉइंट है 1,50,000 में कितना परसेंट एक्स्ट्रा दिया है, 1,50,000 में 8%, 8% एक्स्ट्रा में पेमेंट कर दिया गया है। ठीक है, कितना हो जाता है 1,62,000। पहला पॉइंट तो ये हो गया। अच्छा, अब कितने सारे डिवेंचर इशू हो रहा है वो कैसे निकालेंगे, सिंपल सा बात है। अगर हमें 1,62,000 पे करना है, और वो भी कैसे करना है, डिवेंचर इशू करके, तो हम लोग यहाँ पर कितने का डिवेंचर इशू कर रहे हैं, डिस्काउंट में, यानी एक एक डिवेंचर 90 रुपीज का होगा, तो कितने सारे डिवेंचर इशू करने पड़ेंगे। तो यहाँ पर हो गया 1,800 नंबर ऑफ डिवेंचर इशू करना पड़ेगा। तो ये एंट्री कितने से हो जाएगा, 1,800 इंटू 100, क्योंकि ये तो पर वैल्यू से होना चाहिए, और ये वाला हो जाएगा 1,800 इंटू डिस्काउंट है 10 रुपीज का, मतलब 18,000। ठीक है, ये 18,000 से एंट्री हो जाएगा। अच्छा, अब और एक एंट्री होगा, लास्ट एंट्री। देखो यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है, देखो हम लोगों ने यहाँ पर दिखाया कि इस बिजनेस का जो सौदा हुआ उसपे हम लोगों को प्रॉफिट है 80,000। फिर हम लोग दिखा रहे हैं कि इसी बिजनेस को खरीदते हुए हम लोगों ने लॉस को गुडविल से भी रिकॉर्ड किया है। मतलब हम लोग एक जगह तो दिखा रहे हैं कि ये जो सौदा है ये जो है मतलब बेनिफिट वाला है, तभी कैपिटल रिजर्व हुआ है। सेम उसी सौदे में हम लोग दिखा रहे हैं कि हमारा गुडविल भी जनरेट हो रहा है। तो दोनों चीज तो हम लोग एक साथ नहीं दिखा सकते हैं। तो एक्चुअली मुझे इसे क्या करना पड़ेगा, सेट ऑफ करना पड़ेगा। मतलब हम लोग ये नहीं बोल सकते हैं कि ये जो डीलिंग्स है इसमें मेरा प्रॉफिट भी है लॉस भी है। ये कैसा बात है कि प्रॉफिट भी है लॉस भी है, तो मुझे प्रॉफिट और लॉस को सेट ऑफ करना पड़ेगा। अब देखते हैं लॉस कितना है 30,000, प्रॉफिट कितना है 80,000। तो मेरा ओवरऑल प्रॉफिट 80,000 की जगह 50,000 होगा। तो उसको हम लोग कैसे लिखेंगे, हम लोग ऐसे लिखेंगे कि कैपिटल मेरा थोड़ा सा कैपिटल रिजर्व जो प्रॉफिट है वो कम हो जाएगा, ऐसे लिखना पड़ेगा। कैपिटल रिजर्व अकाउंट डेबिट, ठीक है, कितने से डेबिट करेंगे, जितने से मेरा लॉस को हम राइट ऑफ करेंगे। तो मेरा लॉस है 30,000 का, उसे हम प्रॉफिट से राइट ऑफ कर ले रहे हैं। ठीक है, तो ये वाला हो गया मेरा लास्ट एंट्री। ये करना जरूरी है, मस्ट है, ये नहीं करने से गलत हो जाएगा, क्योंकि हम लोग सेम डीलिंग्स में प्रॉफिट भी है लॉस भी है ऐसा नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये वाला मेरा कैलकुलेट हो गया। जर्नल एंट्रीज बोला था इन द बुक्स ऑफ पी लिमिटेड, वो मैंने यहाँ पर करके दिखा दिया है तुम लोगों को। और लास्ट में हमें बोला है स्टेटमेंट ऑफ कंसिडरेशन, वो परचेज कंसिडरेशन मैंने ना उसे वर्किंग नोट में दिया है। ठीक है, तो तुम लोग एक काम कर सकते हो, ये वाला वर्किंग नोट नहीं लिख के मेन सोल्यूशन लिख देना। ठीक है, ये पॉइंट बी आ गया। ठीक है, क्वेश्चन को दो पार्ट में पूछा था और ये पॉइंट ए हो गया। तो जब तक हम लोग परचेज कंसिडरेशन नहीं निकालेंगे तब तक तो हम लोग कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो यहाँ पर प्रेजेंटेशन देखो, स्टेटमेंट ऑफ कंसिडरेशन पेबल बाय ऐसे करके दिखाया है। ठीक है, कितने सारे शेयर्स इशू हो रहे हैं, जिसमें देखो मैंने प्रेफरेंस शेयर तो दिखा दिया है कितने सारे इश्यूज हो रहे हैं, ये देखो यहाँ पर मैंने दिखा दिया। इक्विटी शेयर भी यहाँ पर आ जाएगा 40,000, यहाँ कैलकुलेट कर लो। अगर थोड़ा सा प्रेजेंटेशन, क्योंकि ये हमारा वर्किंग नोट का पार्ट नहीं सोल्यूशन का पार्ट है, तो थोड़ा सा प्रेजेंटेशन सही करोगे तो ये भी प्रेजेंटेशन सही है, गलत कुछ भी नहीं है। तुम लोग यहाँ पर थोड़ा लिख लेना, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू रेट। ठीक है, इस तरीके से, तो ऐसे करके कैलकुलेशन हो जाएगा। तो ये देखो दो क्वेश्चन मैंने होमवर्क में दिया था, दोनों काफी बड़ा बड़ा था, और इन द नेचर ऑफ मर्जर और परचेज था, ये हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। अच्छा, अब यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 10, और ये देखो 10 का सोल्यूशन अभी तक खत्म नहीं हुआ। 10 11, 10 11,
हाँ 10 और 11 होने से एटलीस्ट इलास्ट्रेशन खत्म हो जाएगा, फिर बाकी जो है हम लोग का प्रैक्टिकल क्वेश्चन रहेगा। तो नेक्स्ट 3 यहाँ पर लिख देते हैं, इलास्ट्रेशन 10 और 11 ये हम तुम लोग को दे देते हैं होमवर्क, क्योंकि हम लोगों ने ओवरऑल सारे कंसेप्ट ही क्लियर कर लिए कि कैसे करके क्या होना चाहिए। तो ये दोनों तुम लोग होमवर्क करना, नेक्स्ट क्लास में ये दो कंप्लीट करेंगे और उसके बाद जो हम लोग का बाकी है यहाँ पर प्रैक्टिकल क्वेश्चन में वो कर लेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग इतना ही करते हैं। बाय मैम। बाय। थैंक यू मैम।